हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स, फाइनली 90 मिनट का जो सीरीज़ है, 90 मिनट का, उसमें आप सबको पता है कि हम लोग सिर्फ 90 मिनट में पूरा होल सिलेबस का रिवीजन कर लेते हैं और क्वेश्चन भी यहीं से आना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इससे पहले मैं आपको बिहार स्पेशल पूरा करवा दिया हूँ, नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। और उसके बाद जो है इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दिया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, एक यहाँ पे कुछ लोगों का अभी भी डाउट आ रहा है कि सर आपने जो 25 ईयर का PVYQs करवाए हैं, तो क्या मुझे वो अब करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, है ना? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 25 साल का क्वेश्चन ही नहीं है, बल्कि वहाँ पे भी शॉर्ट नोट्स को डिस्कस कर दिया गया है। तो और सबसे बड़ी बात है कि टॉपिक वैसा है। तो आपके लिए कह सकते हो कि माइलस्टोन है अभी। तो PYQs करिए और जो शॉर्ट नोट्स 90 मिनट में करवा दे रहा हूँ उसको करिए। नाम है शॉर्ट नोट्स, लेकिन आपका पूरा होल सिलेबस पे कब्जा हो जा रहा है ना? तो बाकी आप सभी लोग समझदार हैं ही। और देखिए, सब क्या करते हैं, आप लोग कंजूसी करते हैं, है ना? तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को जितने लोग कम से कम देखते हैं उतने लोग लाइक कर दीजिए, है ना? गुरु दक्षिणा के रूप में तो हम इतना ही मांग रहे हैं आपसे, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। तो आप क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अलग अलग ग्रुप में शेयर कर दीजिए। कम से कम 2 लोगों को तो शेयर कर ही दीजिए, है ना? ताकि मैं भी जो है मोटिवेट हो सके कि भाई आप लोग भी, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा, मतलब कि 1 सेकंड की तो बात है ना? शेयर कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चंस को वन टू वन कर। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हम लोग पूरा करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है ना। यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, ये सारे चैप्टर हम लोग पूरा करने वाले हैं। पहला जो चैप्टर रहने वाला है उत्तरवर्ती मुगल काल। उसके बाद हम लोग भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। उसके बाद प्रांतीय राजवंश को देखने वाले हैं। ब्रिटिश काल के जो है प्रशासनिक और आर्थिक आर्थिक नीति बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। उसके बाद जनजातीय और किसान आंदोलन, है ना? जनजातीय एवं किसान आंदोलन होना चाहिए। उसके बाद सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, भारत में प्रेस एवं शिक्षा का विकास, यहाँ पे की पॉइंट करेंगे हम लोग। 1857 का विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा करेंगे। भारत का जो है राष्ट्रीय आंदोलन, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण को पूरा करेंगे। गवर्नर जनरल, वायसराय और स्वतंत्रता के पश्चात भारत की स्थिति क्या था, उसे करेंगे। आप कहिएगा क्या सर, सही में 90 मिनट में पूरा हो जाएगा? बिल्कुल भाई, आप शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा ना, आपका कमांड हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री पे, जो आपकी एग्जाम की डिमांड है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे करते क्या है ना, कि पहले भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन को पढ़ लेते हैं। उसके बाद उत्तरवर्ती मुगल काल में आपको पढ़ा दूंगा इसी वीडियो में, है ना? तो पहले भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन को पढ़ लीजिए, उसके बाद उत्तरवर्ती मुगल काल को पढ़ लेंगे। ठीक है। ब्रिटिश कंपनी जब भारत आता है ना, तो सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, यहाँ से पे कौन आया था, आप सबको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 तरह से प्रश्न पूछता है, एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो कंपनी का जो आगमन होता है, तो सबसे पहले पुर्तगाली आता है, उसके बाद डच आता है, उसके बाद अंग्रेज आता है, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी आता है। कब आता है भाई ये आगमन का क्रम? मतलब जब भारत आता है तो आने से पहले कंपनी क्या करेगा भाई? कंपनी का स्थापना करेगा ना, कोई कंपनी बनाएगा ना, तो ये कंपनी अपने देश में बनाता है। ठीक है। तो पहले कंपनी स्थापना का क्रम देखिए, तो उसके बाद आने का क्रम देखिएगा। तो कंपनी का जो स्थापना, अब यहाँ पे लोगों को मन में लगता है कि कंपनी का स्थापना ना, भारत आके भारत में कंपनी का स्थापना किया। नहीं, कंपनी का भारत में तो भाई अलग अलग क्षेत्र में अपना कोठी खोलेगा, है ना, व्यापार के लिए। लेकिन कंपनी का स्थापना अपने देश में करता है। तो कंपनी का स्थापना वो अपने देश में किया था, है ना? तो पुर्तगाली कब किया था भाई? तो 1498 में। अंग्रेज कब किया था? 1600 में। डच कब किया था? 1602 में। डेनिश कब किया था? 1616 में। फ्रांसीसी कब किया था? 1664 में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? दोनों डेटा को ध्यान रखना है। तो अब देखो यहाँ पे कैसे आप याद रख सकते हैं। लास्ट टाइम में कंपनी स्थापना और आगमन का क्रम पुर्तगाली का सेम है, 1498 में भारत आता भी है, और कंपनी स्थापना जिस साल करता है उसी साल भारत आ भी जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंपनी का स्थापना पहले अंग्रेज करता है। कब करता है? 1600 में। और डच करता है 1602 में। लेकिन आने के क्रम में डच आ जाता है दूसरे नंबर पे, 1605 में भारत आ जाता है। ठीक है। और अंग्रेज आता है भाई, देख सकते हो, लगभग 8 साल के बाद। तो तीसरे नंबर पे ये आ जाता है। बाकी सब सेम है। डेनिस जो है कंपनी स्थापना करता है 1616 में, 1620 में भारत आ जाता है 4 साल बाद। फ्रांसीसी जो है कंपनी स्थापना करता है 1664 में अपने देश में, और भारत आ जाता है फिर से 4 साल बाद, मतलब कि 68 में आ जाता है। लेकिन डच जो है 1602 में कंपनी स्थापना करता है और भारत आ जाता है 3 साल बाद। और अंग्रेज जो है कंपनी स्थापना करता है 1600 में और 8 साल बाद भारत आता है। ठीक है। तो ये क्रम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ लेता है, जैसे भी है इस तरीके से आप माइंड में रख सकते हो। एक प्रश्न और पूछता है, नवीन समुद्री मार्गों का खोज। तो ब्राजील का खोज किसने किया? समुद्री मार्ग का व्यापार के लिए खोज किया होगा, अमेरिका का, भारत का और न्यूजीलैंड का। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्राजील का खोज जो है कैब्रेल ने किया था। कैब्रेल पुर्तगाल के निवासी थे 1500 ईस्वी में। अमेरिका का कोलंबस ने किया था, और यह स्पेन के निवासी थे कोलंबस, और 1492 ईस्वी में किया था, ध्यान रखिएगा। भारत के साथ व्यापार समुद्री मार्ग का खोज जो है पुर्तगाली थे, कौन? वास्को डी गामा ने 1498 में किया था। ऑस्ट्रेलिया का खोज कुक ने किया था, ये ब्रिटेन के थे कुक, है ना? और न्यूजीलैंड का तस्मान ने किया था, ये तस्मान के थे, सॉरी एक मिनट, न्यूजीलैंड या तस्मानिया का खोज जो है तस्मान ने किया था, ये हॉलैंड के थे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेता है, माइंड में रखिए।
अब भारत में जो है ब्रिटिश कंपनी क्या करेगा भाई, अलग अलग क्षेत्र में, मतलब ब्रिटिश नहीं, यूरोपीय कंपनी अपना अपना कोठी खोलेगा, है ना। तो प्रश्न पूछता है तो सबसे पहले कौन आया था, तो आपने देख लिया था डायग्राम, जो सबसे पहले आएगा तो वही कंपनी खोलेगा ना। तो देखो भाई, पुर्तगाल पहले आता है 1498 में आता है, 1961 तक रहता है। जो सबसे पहले आया वो सबसे बाद में गया, पहले आया और सबसे बाद में गया। प्रथम कोठी कोचिन में, कोचिन के केरल में 1603 में लगाता है पुर्तगाल। पुर्तगाल के बाद कौन आता है, डच आता है ना, हाँ डच आता है। डच क्या करता है भाई, देख सकते हो, तो डच ने दूसरे नंबर पे ये आता है, तो भाई 1605 से लेकर 1659 तक रहता है, सॉरी 1759 तक रहता है। और इन्होंने प्रथम अपना कोठी कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में 1605 में पहला कोठी बना लिया था, ठीक है। उसके बाद अंग्रेज आता है भाई, आपको पता होना चाहिए। और अंग्रेज क्या करता है तीसरे नंबर पे, तो जाहिर सी बात है 1611 में मसूलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश है, जहाँ पे डच अपना फैक्ट्री खोला था, मतलब कि कोठी लगाया था, वहाँ पे अंग्रेज भी आ जाता है। तो 1608 से लेकर 1947 तक अंग्रेज रहता है, पूछता है, माइंड में रखिएगा। फिर चौथे नंबर पर डेनिस आया था, और 1616 से लेकर 1745 तक रहता है ये। तो प्रथम जो केंद्र लगा था ये कहाँ पे, 1620 में त्रावणकोर में, तमिलनाडु में पड़ता है। तो ये पूछता है, बहुत आसान है इसे याद रखना। उसके बाद फ्रांसीसी सबसे बाद में आता है, आपको पता ही है। और 1668 से 1954 तक रहता है। और प्रथम फैक्ट्री ये सूरत में लगाता है 1668 में, ठीक। ये डेटा आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अब आइए एक एक करके पुर्तगाली को पढ़ लेते हैं यहाँ पे श्रेणिकाओं से, ठीक ना। तो पुर्तगाली सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है, 1498 आता है और 1961 में जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पुर्तगाली सबसे पहले आए, सबसे बाद में गए। प्रथम प्रयास जो है ना पुर्तगाल के एक व्यक्ति थे जिसका नाम था बार्थोलोम्यो डियाज ने किया था। तो इन्होंने जो है कब, तो 1487 ईस्वी में, 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यो डियाज ने केप ऑफ गुड होप तक आया था। आपको पता होना चाहिए, यहाँ जो है ना अफ्रीका का क्षेत्र था ये वाला, और यहाँ तक ये पहुँच चुका था। केप ऑफ गुड होप, सॉरी केप ऑफ गुड होप यहाँ तक आया था। भारत यहाँ पे है ना। तो आप थोड़ा समझ में रखिएगा, मैं पूरा डीप में नहीं जाऊँगा, नहीं तो वीडियो 90 मिनट में कैसे क्लियर हो पाएगा, समझ रहे हो ना। तो प्रश्न पूछता है कि केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था, तो बार्थोलोम्यो डियाज ने। कब, 1487 ईस्वी में, बस इतना ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे द्वितीय प्रयास जो है कौन किया था, वास्को डी गामा, 20 मई 1498 ईस्वी में भारत पहुंच जाता है। तो पूछता है कि भारत कौन से यूरोपियन जो है सबसे पहले भारत का समुद्री मार्ग का खोज किया था, आपको पता होना चाहिए, तो वास्को डी गामा, ठीक है ना। ये आप सबको पता ही होना चाहिए। किसके सहायता से आता है, तो गुजराती यात्री थे भाई, आप सबको पता है, अहमद मजीदी की सहायता से ये कालीकट बंदरगाह पहुंचता है। वहाँ के राजा जमोरीन था, भव्य स्वागत करता है। हालांकि जब वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है, केरल के कालीकट बंदरगाह पे, तो अरब का व्यापारी पहले से व्यापार कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है विरोध तो करेंगे, लेकिन वहाँ के राजा उनको साथ देता है, तो कुछ नहीं हो पाता है। और फाइनली वो जितने भी सामान खरीद के लेके जाते हैं भारत से पुर्तगाल, तो जाने आने का खर्चा काट कर भी जितना खरीदा था ना उसका 60 गुना फायदा होता है उसको। तो बस ये सब तो कहानी है। कहानी आपको आपके परीक्षा के लिए 2 ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पुर्तगाली कब आया था, कितने गुना व्यापार में फ़ायदा हुआ, और पहले प्रयास कौन किया था, पुर्तगाली कौन थे। और एक प्रश्न पूछता है कौन से पुर्तगाली जो है केप ऑफ गुड होप का खोज किया था, बस ध्यान से ध्यान रखना, ठीक ना। एक क्वेश्चन और बनता है कि वास्को डी गामा जब भारत आया था तो सबसे पहले कौन से बंदरगाह पे पहुंचा था, तो कालीकट बंदरगाह पे, है ना। स्वागत कौन किया था, जमोरीन। किसकी सहायता से, तो मजीदी की सहायता से। आप देख सकते हो मजीद की सहायता से, ये गुजरात के व्यापारी थे। बस अब यहीं पर एक बार लगे हाथ थोड़ा सा देख लो। ये जो है जब पुर्तगाली कंपनी भारत आता है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो इन्होंने प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे, कंपनी का नाम तो आप सबको पता ही है, एस्तादो द इंडिया था। प्रथम फैक्ट्री कोचिन केरल में 1503 में लगाता है। द्वितीय केंद्र कुन्नूर केरल में, जो कि 1505 में ये मालाबार के तट पर अपना फैक्ट्री लगाता है। प्रथम गवर्नर कौन था पुर्तगाल का, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, पूछ लेता है। जब पुर्तगाल भारत आता है तो पुर्तगाल का शासक कौन था उस समय, तो मेनुअल प्रथम। राजकुमार कौन था, तो डॉन हेनरिक, जिसे हेनरी द नेविगेटर के नाम से जाना जाता था। भारत की स्थिति भी एक बार देख लीजिए। तो उस समय दिल्ली सल्तनत दिल्ली में चल रहा था, तो सिकंदर लोदी का शासन था, आप सबको पता होना चाहिए, लोदी में चल रहा था। और दिल्ली सल्तनत में सिकंदर लोदी का शासन था। विजयनगर साम्राज्य में नरसिंह राव द्वितीय का शासन व्यवस्था था, चला रहे थे जब पुर्तगाली भारत आया था तो। और सुलूक वंश का शासन था। गुजरात में प्रश्न पूछा था यहाँ से एक बार, तो मोहम्मद बेगरा का शासन था। बस अब वास्को डी गामा को देख लो फास्ट में थोड़ा सा। तो 20 मई 1498 में भारत पहुँचता है कालीकट बंदरगाह। कौन सा जहाज से आता है, तो इसका जहाज का नाम था है ना साओ गैब्रियल, इनके जहाज का नाम था। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत पहुंचता है। सहायता गुजराती व्यापारी अहमद मजीदी करता है। कालीकट के शासक जमोरीन इनका सपोर्ट करता है। अरब का व्यापारी जाहिर सी बात है इनका विरोध किया था। और जो भी यहाँ पे काली मिर्च मसाला लेके गया वास्को डी गामा, तो भाई आने जाने का जो खर्च था उसका खर्च काट करके 60 गुना फायदा हुआ था। फिर पुनः जो है 1502 में भारत आता है दोबारा वास्को डी गामा। और कोचिन में प्रथम फैक्ट्री पुर्तगाली, मैंने आपको बता दिया कि 1503 में लगाता है। तीसरी बार जो है वास्को डी गामा जब आता है तो
1524 में भारत आया है, तो 1524 में ही इनका 24 दिसंबर 1524 में इनका मृत्यु हो जाता है और इनको केरल में ही दफना दिया जाता है, केरल के क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देख लीजिएगा पुर्तगाल के गवर्नर। तो पुर्तगाल का प्रथम जो गवर्नर था मेरे भाई, इसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसका समय काल था 1505 से 1509। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था अल्मेडा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो अल्मीडा ध्यान रखना, अल्मीडा। ये अल्बुकर्क है, दूसरा था, ये पहला था अल्मीडा। गवर्नर में बात कर रहा हूँ। प्रथम पुर्तगाली अगर पूछा जाए कौन था भारत आया था, तो वास्को डी गामा। गवर्नर पूछा जाए तो भाई अल्मीडा टिक करना, ठीक है ना। कुन्नूर, कोचीन तथा अंजा द्वीप में किले का निर्माण यही करवाया था और भारत के संदर्भ में इसने ब्लू वाटर पॉलिसी यही लगाया था। कौन? तो ये जो महाशय आप देख पा रहे हो, अल्मीडा। अल्बुकर्क को थोड़ा सा देख लो भाई, तो ये 1509 से 1515 तक रहता है और भारत में पुर्तगाल का दूसरा गवर्नर था ये। और भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसे ही माना जाता है, आपको माइंड में थोड़ा सा रखना है। इन्होंने अल्बुकर्क ने, ये अल्मीडा है, ये अल्बुकर्क है, इन्होंने क्या किया, तो 1510 में गोवा को जीता और 1511 में मलक्का पर कब्जा किया, 1515 में हरमुज पर कब्जा किया था। ये पूछता है कि भाई कौन से पुर्तगाली गवर्नर जो है गोवा को जीता था, है ना। तो गोवा को जीता था, यही जीता था भाई, ठीक है ना, कब्जा कर लिया था मलक्का पे। ये 1510 में, 1511 में कहाँ पे, तो मलक्का पे, और 1515 ईस्वी में हरमुज पर अधिकार कर लिया था। अब देखो भाई, यहाँ पे आप देखेंगे तो कोचीन का केंद्र इन्होंने बनाया था और भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति यही अपनाया था। पूछता है सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास यही किया था, है ना। ये क्या नाम है इसका, अल्बुकर्क है। अब उसके बाद आता है भाई, ध्यान रखिएगा, नीनो डी कुन्हा। ये जो व्यक्ति है नीनो डी कुन्हा इसका नाम है। अल्बुकर्क के बाद जो है भारत आता है, तीसरा गवर्नर बोल सकते हो। 1530 में पुर्तगाली प्रांतों का राजधानी कोचीन से बदलकर गोवा बना लिया था, यही है ना, ये भाषा है। 1534 में द्वीप तथा बेसिन गुजरात के तत्कालीन शासक जिसका नाम था बहादुर शाह से प्राप्त कर लिया था ये, ठीक है ना। अब सबसे लास्ट में जो है एक व्यक्ति आता है, ये इसका नाम था अल्फांसो डी सूजा। नीनो डी कुन्हा के पश्चात यही डी सूजा आता है भारत। और इसी के समय में आप देखेंगे तो प्रसिद्ध संत जो है जिसका नाम था ये फ्रांसिस्को जेवियर जो है, इन्हीं के समय में गोवा आया था, ठीक है ना। अब पुर्तगाली का योगदान क्या है एक बार देख लो। तो प्रथम प्रिंटिंग प्रेस 1556 में लगाता है। फसल में देखा जाए तंबाकू, लाल मिर्च, पपीता, आलू, मक्का, टमाटर, कहवा, अमरूद, अनानास, अल्फांसो आम की जो मतलब कि जो कह सकते हो इनकी जो देन है फसल में, तो ये पुर्तगाली का देन है, ठीक है ना। चलो, जहाज निर्माण कला में देखा जाए, जहाज निर्माण की कला जो है हम लोग पुर्तगाल से ही लिए हैं। ईसाई धर्म का प्रथम चर्च जो कि गॉथिक स्थापत्य कला पर आधारित है, तो ये जो आप देख पा रहे हो, तो सेंट थॉमस केरल में पुर्तगाली का दिन है ना, और ये लगाया था। प्रथम पादरी कौन थे इसमें, तो फ्रांसिस्को जेवियर, जो कि किसके समय में आया था, डी सूजा के समय में आया था। पुर्तगाली भारत कब आया था भाई, तो आप देखे थे ना भाई, 1498 में गोवा पर अधिकार किया था ना 1510 में, लेकिन यहाँ पे पूरे तरीके से भारत से इन्हें फ्री किया गया है पुर्तगाली को, है ना। तो कब, तो आप कहेंगे सर 1961 में। अच्छा, एक प्रश्न और पूछता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गोवा का गवर्नर कौन था, तो बोस्चा था। अच्छा, पुर्तगाली को जो यहाँ से हट भगाया गया था, तो ऑपरेशन विजय के तहत, आपको पता होना चाहिए। और पुर्तगाली बस्ती गोवा, दमन द्वीप को विलय कर दिया गया था, आपको पता होना चाहिए। समान नागरिक संहिता जो है यहाँ पे लागू है गोवा में अभी। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को मुक्त किया गया था पुर्तगाली से। तो प्रत्येक साल जो है 19 दिसंबर को मुक्ति दिवस, गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है डच। डच के बारे में भाई देख लो, तो पुर्तगाली के बाद डच आता है और जो प्रेजेंट अभी जो है डच जो है हॉलैंड के निवासी थे, वर्तमान में नीदरलैंड है। 1596 में कार्नेलियस हॉजमैन केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा तथा जो है बार्नटेल पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक था। डच से यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पूछता है। डच अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे लगाया था, तो जाहिर सी बात है प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1605 में लगाया था। और बिहार में जो है ये इन्होंने 1632 में अपना प्रथम फैक्ट्री लगाया था। बाकी अलग अलग जो जगह लगाया था आप चाहे तो देख सकते हो। डच यहाँ से खाली करके कब जाता है, तो डच का जो है भारत में अंतिम रूप से पतन जो हो जाता है, तो 1759 ईस्वी में अंग्रेज और डचों के बीच में बेदरा का युद्ध होता है। प्रश्न पूछता है कि बेदरा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो अंग्रेज और डच के बीच में होता है बेदरा का युद्ध, और इसी में डच हार जाते हैं और यहीं से इसका सफाया हो जाता है, ठीक है। अच्छा, औद्योगिक वेतनभोगी के लिए इन्होंने जो है स्वर्ण सिक्के भी ढाले, जैसे पेगोडा कहा गया है। तो औद्योगिक वेतनभोगी इन्होंने सर्वप्रथम यही रखा था, है ना। तो डच से 2-3 बात ही पूछा जाता है आपके प्री में। अब यहाँ पे देख लो भाई, ब्रिटिश 1608 में कहानी इसका शुरू होता है। कंपनी तो 1600 ईस्वी में स्थापना करता है, लेकिन भारत जो आता है 1608 में। तो यहाँ पे देख लो भाई ब्रिटिश के बारे में, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ ने जो है एक रॉयल चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। शुरू में तो भाई ब्रिटिश कंपनी का व्यापार करने का अधिकार 15 साल का था, लेकिन धीरे धीरे इन्हें अनलिमिटेड जो है व्यापार करने का अधिकार दिया गया, आपको पता ही होना चाहिए। तो प्रश्न यहाँ से पूछता है, जेम्स प्रथम द्वारा भेजे गए दूत जो था भाई कैप्टन हॉकिंस, ये 1608 में कैप्टन हॉकिंस
सॉरी, एक मिनट। कैप्टन हॉकिंस जो है 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक जहाज से कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में भारत आया। अच्छा, हेक्टर नामक जहाज तो कैप्टन हॉकिंग के नेतृत्व में कब, तो 1608 में भारत आता है और ये सूरत बंदरगाह पर पहुंचता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पहले समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला जो था अंग्रेज, ये कैप्टन हॉकिंस ही था। कैप्टन हॉकिंस बादशाह जहांगीर से मिलने गया था भाई। ये कहाँ पर पहुंचा था तो आगरा पहुंचा था, आगरा, ये भी पूछ लेता है। अंग्रेज प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे लगाता है, तो ये भी मछलीपट्टनम में 1611 में अस्थायी फैक्ट्री, ध्यान रखिएगा। अब अंग्रेज के बारे में यहाँ से भाई आपको थोड़ा सा कुछ बातें ध्यान रख लेना है। तो ये फैक्ट्री की स्थापना, तो इन्होंने पहला फैक्ट्री हालांकि खोलने का प्रयास 1608 में सूरत में किया था, लेकिन ये नहीं हो पाया था, है ना। तो फाइनली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में जो खोला था ना, ये 1613 में, 8 में कोशिश किया था, मतलब कि अस्थायी फैक्ट्री था, माइंड में रखिएगा। तो अब यहाँ से प्रश्न पूछता है कि जिस समय अंग्रेज ने सूरत में अपना प्रथम फैक्ट्री खोला तो उस समय अध्यक्ष कौन था, तो ये टॉमस एडवर्थ थे, है ना, ध्यान रखिएगा, 1613 में। हालांकि दक्षिण भारत में आप कह सकते हो जो प्रथम फैक्ट्री लगाया था इन्होंने 1611 में मछलीपट्टनम में, अस्थायी फैक्ट्री ये था। सर टॉमस रो के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये जो व्यक्ति है बड़ी चालू था। सर टॉमस रो जेम्स प्रथम का राजदूत था के रूप में कब, तो 18 सितंबर 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचता है और 10 जनवरी 1616 ईस्वी को टॉमस रो जहांगीर से मिलने अजमेर पहुंचा। 1632 ईस्वी में अंग्रेज ने गोलकुंडा के बंदरगाह से व्यापार पर जो है एकाधिकार प्राप्त करता है यह व्यक्ति, माइंड में रखिएगा। ऐसा करते करते धीरे धीरे भारत के अलग अलग क्षेत्र पे व्यापार करता है। फिर एक समय ऐसा होता है कि भाई देखा कि यहाँ के जो शासक है आपस में लड़ रहा है, तो क्या करता है, उसका मौका का फायदा उठाता है और अपना साम्राज्य विस्तार कर लेता है, अपना कब्जा जमा लेता है। 1633 में इन्होंने पूर्वी तट पर जो है अंग्रेज ने अपना पहला कारखाना कहाँ पे, तो बालाशोर और हरिपुरा में स्थापित किया था, ये भी पूछता है। 1661 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय तथा पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह हुआ और इस उपलक्ष्य में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बम्बई दहेज में दिया था, देख सकते हो। तो राजा चार्ल्स ने क्या किया कि 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया कि भाई तुम मुझे ब्याज दो, हम आपको बम्बई दिए हैं। तो आप देख सकते हैं भारत का क्षेत्र भी ब्रिटिश लोग, पुर्तगाल लोग ब्रिटिश को दान में देते थे, मतलब ब्रिटिश कंपनी क्या समझ रखा था। अब एक प्रश्न यहाँ से पूछता है, ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में, तो गेराल्ड जो अंगियार थे ये मुंबई के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रश्न पूछता है मुंबई का वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो गेराल्ड अंगियार को माना जाता है। अब देखो बंगाल में जो फैक्ट्री स्थापना किया था जो कंपनी था, ब्रिटिश कंपनी, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो बंगाल के सूबेदार शाह सूजा ने ये 1651 ईस्वी में एक जो है फरमान जारी कर बंगाल में मात्र 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार अंग्रेजों को दे दिया, है ना, कि भाई आप 3000 रुपया हमको दो वार्षिक, हम आप जो है कहाँ पे, तो बंगाल में व्यापार करो। फिर 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल के हुगली नामक स्थान पर प्रथम अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया, सीख पाते हैं। हुगली के बाद जो है अंग्रेजों ने कासिम बाजार, पटना, राजमहल के क्षेत्र में अंग्रेजी कारखाने खोले। ये कुछ बेसिक बात। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो 1700 ईस्वी में कलकत्ता को पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया था और 1700 ईस्वी में ही कोलकाता में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई और इसका गवर्नर चार्ल्स आयर को बनाया गया था, ठीक है ना। अब थोड़ा सा डेनिश को देख लो। डेनिश की बात कर ले तो डेनिश 1616 ईस्वी में भारत आता है और इन्होंने अपना प्रथम फैक्ट्री 1620 में त्रावणकोर जो कि तमिलनाडु में है, अभी आपने देखा था, वहाँ पे कंपनियां स्थापना करता है। और ये फाइनली 1745 ईस्वी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेच दिया और छोड़कर चला जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे फ्रांसीसी को देख लीजिए। तो फ्रांसीसी जो है 1664 ईस्वी में फ्रांस के कौन व्यक्ति आता है, तो देख सकते हो फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री जिसका नाम था कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होते हैं और भारत के लिए रवाना होता है। तो 1668 ईस्वी में फ्रेंकोई केरो द्वारा सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना किया गया। अच्छा, फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण फ्रांसीसी सरकार द्वारा किया गया, ये सरकारी कंपनी था, ध्यान रखिएगा। इसका सारा खर्च आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस की सरकार वहन करती थी। इसे सरकारी कंपनी भी कहा गया है क्योंकि यह कंपनी सरकार द्वारा संरक्षित और आर्थिक सहायता पर निर्भर थी, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न पूछे जाते हैं कौन सी यूरोपीय कंपनी पूरे तरीके से सरकारी थी, तो ध्यान रखिएगा फ्रांसीसी। तो देखिए कर्नाटक का अलग अलग जो युद्ध हुआ था ना, इसे देख लीजिएगा, थोड़ा सा प्रश्न पूछ लेता है ना। तो कर्नाटक का युद्ध जो होता है ना, एक्चुअली कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य में हुआ था, अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच में जो है क्या हुआ था, तो कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक का 3 युद्ध होता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है कि भाई कर्नाटक का प्रथम युद्ध, तो प्रथम युद्ध, द्वितीय और तृतीय युद्ध ध्यान रखना, ठीक है ना। तो प्रथम युद्ध जो हुआ था 1746 से 48, द्वितीय कर्नाटक का युद्ध हुआ था, किसके बीच में होगा, तो ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी के बीच, है ना, फ्रांसीसी कंपनी के बीच। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 और तृतीय जो है 1756 से 63। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो परिणाम जो निकल गया था प्रथम कर्नाटक युद्ध में, फ्रांसीसी विजय हुआ था और कौन से संधि के तहत ये समाप्त हुआ था, तो एला सापेल की संधि के तहत ये 1748 में समाप्त हुआ था। पांडिचेरी की संधि
सॉरी पांडिचेरी की संधि के तहत द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी 1755 में, और यहाँ पे अंग्रेज का कहीं ना कहीं वर्चस्व बढ़ा था, अंग्रेज का पक्ष मजबूत था। तृतीय कर्नाटक का युद्ध 1756 से 63 में पेरिस की संधि के तहत 1763 में समाप्त हुआ था, और बांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी निर्णायक रूप से पराजित हुआ था यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये तीनों कर्नाटक का युद्ध पूछता है। तो ये पापे इस तरीके से माइंड में ध्यान रख सकते हो। ये पापे प्रश्न पूछता है कि ये जो युद्ध है प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन से संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो पहला एला शापेल की संधि, दूसरा पांडिचेरी की संधि, और तीसरा पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था कर्नाटक युद्ध। डेट भी थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। कर्नाटक का प्रथम युद्ध आप देख सकते हो। एक प्रश्न और पूछता है भाई बांडीवास का युद्ध कब हुआ था। बेदरा अलग है, बांडीवास अलग है, तो बांडीवास का युद्ध कब हुआ था। तो ये भी पूछता है बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। किसके बीच में होता है, अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच में होता है। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट कर रहा था, फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व है ना काउंट द लाली कर रहा था, इसका नाम था काउंट द लाली, है ना, इन्होंने किया था। और ये जो बांडीवास का युद्ध हुआ था ना भाई, ध्यान रखिएगा, तो अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था बांडीवास के युद्ध में। और इस युद्ध के हार के बाद भारत में फ्रांसीसी कह सकते हो फ्रांसीसी शक्ति का समाप्ति हो गया था, अस्तित्व लगभग समाप्ति हो गया था। तो प्रश्न पूछता है कि कौन से युद्ध के बाद जो है फ्रांसीसी कंपनी लगभग भारत में नाम मात्र का कंपनी रह गया था, इनका पूरा अस्तित्व समाप्त हो गया था। तो बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। अब जो है हम लोग उत्तरवर्ती मुगल काल जो छोड़े थे उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, है ना। तो उत्तरवर्ती मुगल काल की बात कर लो तो प्रारंभिक मुगल काल आप सबको पता ही है। इस समय जो है मुगल काल के जितने भी बादशाह जो थे अपने शासन व्यवस्था को बहुत सुचारू रूप से चलाते हैं, है ना। खासतौर पे प्रारंभिक मुगल काल में जो है ना बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब को पढ़ते हैं। उत्तरवर्ती मुगल काल में जो है औरंगजेब का जैसे ही मृत्यु होता है तो औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी होते हैं ना, मतलब कि उनके पुत्र जो होते हैं, 3 पुत्र होता है, मुअज्जम, आजम, कामबख्श। तीनों में जो है जब इनका मृत्यु होता है, चूंकि मुगल का जो शासन व्यवस्था चल रहा था तो उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि भाई अगर बादशाह का जो है ना किसी कारणवश मृत्यु होता है ना, तो अगला बादशाह कौन बढ़े, मतलब कि जिसकी लाठी उसकी भैंस कह सकते हो, ऐसे प्रावधान ही था यहाँ पे। तो औरंगजेब का जैसे ही मृत्यु होता है इनके 3 पुत्र होते हैं, है ना। तो तीनों पुत्र में उत्तराधिकार का युद्ध होता है गद्दी के लिए कि भाई हम अगला बादशाह बनेंगे। तो इसमें जो है ये महाशय आप देख सकते हो जिनका नाम था मुअज्जम, तो वो दोनों भाई को मोहम्मद मुअज्जम और आजम को हटा देता है युद्ध में और अगला बादशाह बन जाता है ना। तो चूंकि यहाँ के जितने भी बादशाह होंगे तो अपने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से जो है ना चला नहीं पाते हैं, तो इसलिए हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं अब आप देखेंगे ना पढ़ेंगे तो आगे चल के पूरे तरीके से नहीं तो अपने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चला पाते हैं, और यही कारण होता है कि ये इसका विघटन भी हो जाता है आगे चल के। और एक समय ऐसा आएगा कि हमेशा के लिए मुगल पद को ही समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये बेसिक बात है भाई, ये आपका समझ होना चाहिए, ठीक है। तो यहीं पे आप देख लीजिएगा, जैसे कई बार इसका टाइम पीरियड पूछे थे, बाबर का समय काल क्या था। तो 1526 से 1530, हुमायूं का 1530 से 1556। ये जो अकबर है, अच्छा बाबर का पुत्र होता है हुमायूं, हुमायूं का पुत्र होता है अकबर, अकबर का पुत्र होता है जहांगीर, और जहांगीर का पुत्र होता है शाहजहां, शाहजहां का पुत्र होता है औरंगजेब, है ना। तो बाबर का जो समय काल था 1526 से 40 सॉरी 30 1530, और हुमायूं का 1530 से 1556, अकबर का 1556 से 1605, और जहांगीर का जो है 1605 से 1626, शाहजहां का कितना था 1627 से 1600, ये 1627 है, 1627 से 1658, और औरंगजेब का जो समय काल था 1658 से कितना तो 1707, ठीक है। अब देखो उत्तरवर्ती मुगल काल में देखा जाए तो आखिर 9 बादशाह आते हैं, हालांकि 2 और छोटे छोटे बादशाह आते हैं बहुत कम समय के लिए, 2-3 महीना के लिए, तो वहाँ से क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं। तो ये जो है देखो बहादुर शाह जिसे मुअज्जम कहते हैं, इनका बचपन का नाम मुअज्जम था, इसका समय काल था 1707 से 1712। जहांदर शाह आता है 1712 से 1717 में, फर्रुख शेर आता है 1713 से 1719 में, और उसके बाद जो है मोहम्मद शाह आता है 1719 से 48, अहमद शाह आता है 48 से 1748 से 54, आलमगीर द्वितीय आता है 1754 से 59। उसके बाद शाह आलम द्वितीय आता है, देखो ये आलमगीर द्वितीय, यहाँ पे सब में देखिएगा द्वितीय लगा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, छठा से लेके 9वां तक, है ना, आप आराम से याद रख सकते हो। अकबर द्वितीय आता है ये 1800, मैं बार बार 16 बोल दे रहा हूँ, तो 1806 से लेकर 1837 तक रहता है। और बहादुर शाह द्वितीय जो कि बहादुर शाह जफर के नाम से जिसे जानते हैं, और ये अंतिम मुगल बादशाह होते हैं। तो बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर बोल सकते हैं, 1837 से 1858 तक रहता है, ठीक है। अब जैसे थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसका कुछ उपनाम था, तो प्रश्न पूछ लेता है कि साहेब खबर के नाम से किसे जाना जाता था। तो बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम बोल सकते हो। लंपट मूर्ख जहांदर शाह को, घृणित कायर फर्रुख शेर को, रंगीला बादशाह जो है मोहम्मद शाह को कहा जाता था, रंगीला बादशाह। बस इतना ध्यान रखिएगा, 2-4 बार वीडियो को देख लीजिएगा तो ये माइंड में सेट हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे एक एक करके थोड़ा सा देख लीजिएगा, फास्ट में हम लोग देख लेते हैं। ये बहादुर शाह प्रथम है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, सॉरी बहादुर शाह प्रथम। लगभग कई जगह आपको 63 साल रहा था, तो ये पूछा नहीं जाता, तो जरूरी नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा एज में जो है मुगल का बादशाह बना था, ये है ना, माइंड में रखिएगा थोड़ा सा, सबसे ज़्यादा एज में मुगल का बादशाह बना था, ठीक है ना। लगभग 65 साल की एज में, कई जगह 63 साल रहता है। इन्होंने मराठा जो नेता था है ना, जिसका नाम था साहू, ये संभाजी के पुत्र थे, इनको
मुगल कैद में जो औरंगजेब जिनको कैद कर लिया था तो उनसे आज़ाद कर दिया था ये, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा देखिएगा। और इन्होंने किसके प्रति, तो मराठा और राजपूतों के प्रति देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई थी, मतलब मेल मिलाप वाली नीति। अब ये प्रश्न और पूछता है ना कि भाई बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर का उपाधि किसने दिया था, तो खफी खां के द्वारा इसे शाह बेखबर की उपाधि दिया गया था, ठीक ना। और इसका मृत्यु 1712 ईस्वी में हो जाता है। जब इनका मृत्यु होता है तो भाई यहाँ पे भी देखेंगे तो जहादर शाह, आजिम उस शान और रफ़ी उस शान और जहान शान इनके जो पुत्र थे, तो इसमें भी गद्दी के लिए उत्तराधिकार का युद्ध होता है। अब उत्तराधिकार का युद्ध होगा तो ये जो जहादर साहब जो देख रहे हैं ना, जहादर शाह, तो इनको सहायता करते हैं, है ना। एक व्यक्ति था जिसका नाम था भाई जुल्फिकार खां, है ना। उसकी सहायता से ये गद्दी पे बैठता है और अगला मुगल का बादशाह बनता है ना। अब यहाँ से प्रश्न पूछता है कि किसने राजा जयसिंह को जो है ना मिर्जा राजा की उपाधि दिया था, तो यही जो है जहादर शाह ने दिया था, ठीक है ना, पूछ लेता है। और अजीत सिंह को जो है ना महाराजा की उपाधि, ये मेवाड़ का राजा था अजीत सिंह, इसे महाराजा की उपाधि देकर गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था। कौन किया था, तो जहादर शाह किया था। पूछ लेता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और पूछता है, जजिया कर जो है हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन अपने समय में जजिया कर, जब तक ये शासन व्यवस्था चला रहे थे तो अपने समय में जजिया कर को समाप्त कर दिया था, ठीक है ना। उसके बाद लाल कुमारी नामक एक महिला के साथ इनका संबंध कहा जा रहा है कि भाई इनका संबंध था, अवैध संबंध बोल सकते हो, जिससे वो काफ़ी प्रभावित था। और कहा जाता है कि अजीम उशान के पुत्र, अजीम उशान कौन था, तो जहादर शाह का भाई था, आपने देखा है ना यहाँ पे अजीम उशान का पुत्र। तो अब क्या करता है, अपने चाचा को जहादर शाह को यहाँ पे इनकी सहायता से, तो सैयद बंधु की सहायता से, ये सैयद बंधु है, इनकी सहायता से जहादर शाह को हत्या कर देता है, ठीक है, 1713 ईस्वी में। और जहादर शाह जो आप देख पा रहे हैं यही व्यक्ति है जिसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता है, लंपट मूर्ख या लापरवाह भी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछे जाता है कि भाई उत्तरवर्ती मुगल काल में लंपट मूर्ख किसे कहा गया था, तो इसे कहा गया था जहादर शाह को, ठीक है। इनका भतीजा ही इनको क्या करता है भाई, गद्दी के लिए हत्या कर देगा। फिर फर्रुख शेर आ जाएगा। फर्रुख शेर का टाइम पीरियड जरा सा देख लीजिएगा, तो 1713 से 1719 तक था, जो कि सैयद बंधु की सहायता से ये गद्दी पे बैठता है। सैयद बंधु दो भाई थे, एक अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। ये पूछता है क्वेश्चन, ठीक है ना, यहाँ पे जरा सा देख लो। सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां दोनों भाई थे, इनके सहयोग से फर्रुख शेर गद्दी पे बैठते हैं, ठीक है ना। और अच्छा, एक प्रश्न और पूछता है कि इतिहास में किंग मेकर या नरीब निर्माता, मतलब कि राजा के निर्माता के नाम से किसे जाना जाता है, तो यही सैयद बंधु को जाना जाता है, ठीक है। चलिए, अब एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि भाई कौन से मुगल बादशाह के समय बंदा बहादुर को फांसी की सजा दिया गया था, तो फर्रुख शेर के समय दिया गया था। एक प्रश्न और पूछता है कि किसने जो है ब्रिटिश कंपनी को शाही फरमान जारी किया था, ये भी पूछता है। तो यही फर्रुख शेर जो थे 1717 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी को शाही फरमान जारी किया गया था, जिसे कहा जाता है भाई मैग्ना कार्टा कहा गया है, इतिहास में मैग्ना कार्टा का। अब देखो, चूंकि ये जो फर्रुख शेर थे सैयद बंधु की सहायता से गद्दी पे बैठा था, तो हालांकि इन्हें पता लग गया कि ये जो सैयद बंधु है हमारे शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप कर रहा था, तो ये सोच रहा था कि हम सैयद बंधु से मुक्त हो, लेकिन सैयद बंधु को पता लग गया, तो फिर ये क्या करता है, सैयद बंधु इसको मरवा देता है ना। फिर अगला शासक बनाता है, जो कि बहुत कम समय के लिए होता है, आप यहाँ पे देखेंगे। तो इनका जो मृत्यु हो जाता है भाई फर्रुख शेर का, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, तो 1719 में इसका मृत्यु हो जाता है। तो कुछ बहुत छोटे समय के लिए सैयद बंधु ने रफ़ी उद दरजात को ना अगला मुगल बादशाह बनाता है, और ये भी बीमारी के कारण रफ़ी उद दरजात मतलब कि इनका डेथ हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे रफ़ी उद दरजात की मृत्यु हो जाने के बाद रफ़ी उद दौला को देखा जाए तो फिर से क्या करता है, 1719 में अगला मुगल का बादशाह बनाता है, और उनका भी डेथ हो जाता है ना। अब यहाँ तक कहानी शुरू होता है यहाँ से। अच्छा, फर्रुख शेर के बारे में थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखिएगा। तो फर्रुख शेर ना दुर्बल और कायर होने के कारण इसे घृणित कायर कहा गया है फर्रुख शेर को, अभी जो आपने देखा। अब अगला बादशाह जो आता है ना भाई मुगल का बादशाह, इसका नाम है, बहुत महत्वपूर्ण है, मोहम्मद शाह। इसका समय काल होता है 1719 से लेकर 1748 तक, ठीक है ना। और यहाँ पे सैयद बंधु को ये हत्या करवा देता है, ठीक है ना। तो देखो, इन्होंने जजिया कर को अंतिम रूप से प्रश्न पूछता है। जजिया कर जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था, हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास का मास्टर वीडियो दूंगा 90 मिनट का, उसमें भी करवा दूंगा। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत में जजिया कर लगाया था, तो अंतिम रूप से समाप्त यही किया था मोहम्मद शाह। लिख भी दिया हूँ कि जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त यही किया था। अब देखो, ये जो गद्दी पर बैठा था मोहम्मद शाह, तो निजाम उल मुल्क की सहायता से 1722 में गद्दी पर बैठता है और सैयद बंधुओं को हत्या ये करवाता है, ठीक है ना, जो शासक निर्माता के नाम से जाना जाता था। तो निजाम उल मुल्क चिलखलीस खां हैदराबाद में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेता है। अब प्रश्न पूछता है यहाँ से, क्या प्रश्न पूछेगा कि सैयद बंधु चिलखलीस खां जो है, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो चिलखलीस खां है, चिलखलीस खां जो है कौन से मुगल बादशाह के समय में हैदराबाद को स्वतंत्र कर लिया था। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि जैसे ही औरंगजेब का मृत्यु होता है ना, तो मुगल सत्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। तो कमजोर होगा तो जाहिर सी बात है, जो अलग अलग शक्तिशाली लोग होंगे जो मुगल के अधीन में था, तो अब अपने क्षेत्र को क्या कर लेगा, स्वतंत्र घोषित कर लेगा। तो यही हुआ भी यहाँ भी, है ना। तो प्रश्न पूछता है, तो मोहम्मद शाह के समय में चिलखलीस खां ने हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य की नींव डाल दी, है ना। और इसी के समय में ध्यान रखना, इसी के काल में अवध जो है, अवध का शासक शहादत खां था। तो बंगाल और एक मिनट, इसी काल में अवध के शासक शहादत खां, बंगाल के शासक मुर्शिद कुली खां, और भरतपुर और मथुरा के शासक बदन सिंह, गंगा यमुना के दोआब का जो क्षेत्र था रोहेल, तथा फरुखाबाद में
बंगस नवाब ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। तो आप देख सकते हैं अलग अलग जो छोटे छोटे राज्य मुगल में मिला हुआ था, तो अब क्या कर लेगा, ये सभी लोग अपने क्षेत्र में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेगा, है ना। तो किसके समय में ये सब हो गया था, तो मोहम्मद शाह के समय में, और इसे रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब एक प्रश्न और पूछता है नादिर शाह के बारे में, ध्यान रखिएगा, है ना। तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह फारस का शासक होता है। तो जो कि इसका समय काल ही देख सकते हो ना, यहाँ पे कितना था, 1719 से 48 तक। तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह जो फारस के शासक था, मोहम्मद शाह के समय में ही भारत पर आक्रमण करता है 13 फरवरी 1739 ईस्वी में, आपको पता हो। और यहाँ पे जो करनाल का युद्ध होता है ना, ये भी देखिएगा, 13 फरवरी 1739 में करनाल का युद्ध होता है। तो नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित कर दिया था, हरा दिया। अब एक प्रश्न और पूछता है कि भाई नादिर शाह जब भारत पर आक्रमण किया था तो भाई उनका उद्देश्य क्या था, तो जाहिर सी बात है उद्देश्य क्या होगा, धन दौलत को लूटना, अपने धर्म को प्रचार करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। और इसी के समय में कोहिनूर जो हीरा था फारस ले गया था, कौन, तो नादिर शाह। किसके समय में ले गया था, तो ये भी ध्यान रखना, मुगल बादशाह कौन था, अभी आपने देखे ना, ये था भाई मोहम्मद शाह के समय में। मोहम्मद शाह के बाद जो है ना, अच्छा मोहम्मद शाह को अभी मैंने आपको बोला हो ना कि मोहम्मद शाह को ये विलासपूर्ण आचरण के कारण इसे रंगीला बादशाह कहा जाता था, तो माइंड में रखिएगा। अब एक व्यक्ति और आपको नजर आएगा, अगला मुगल बादशाह देख सकते हैं, इसका नाम है अहमद शाह। अहमद के शाह के समय में ही जो है आप देखेंगे, तो अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण करता है, माइंड में रखिएगा, तो मेंशन भी कर दिया हूँ, आप देख सकते हो। तो कह रहा है कि इसने अवध के सूबेदार जिसका नाम है सफदरजंग, इसका नाम ही था सफदरजंग को अपना जो है वजीर, मतलब कि उस समय वजीर का पद बहुत बड़ा हुआ करता था, कह सकते हो प्रधानमंत्री, है ना, तो वजीर नियुक्त किया। और अहमद शाह के शासनकाल में ही अहमद शाह अब्दाली, ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा होगा ये अहमद शाह अब्दाली है, तो अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली को किस नाम से जाना जाता है, तो आप सबको पता है ना, दुर्रे दुरानी अर्थात युग का जो है मोती भी कहा जाता है इसे। भारत पर ये टोटल जो कितने बार आक्रमण किया था पूछता है, तो अहमद शाह अब्दाली भारत पर टोटल 5 बार आक्रमण किया था, ठीक है ना, 1748 से 54 के बीच में। और कुल मिला के पूछा जाए कितने बार किया था, तो 7 बार किया था। तो डायरेक्टली ये 5 बार मत ध्यान रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली कितने बार, तो भारत पर 7 बार आक्रमण किया था, ठीक है। चलिए अगला बात आता है भाई, देख सकते हैं आलमगीर द्वितीय, इसका समय काल था 1554 से 15 क्या बोल रहा हूँ यार, 1754 से लेके 1759। अब यहाँ से देखिएगा क्या क्या आपको ध्यान रखना है। तो वजीर जो है इमाद की मदद से ये जो है अहमद शाह को पद से हटा करके जहांदर का पुत्र जिसका नाम था निजामुद्दीन मतलब कि आलमगीर द्वितीय, है ना, यही आलमगीर द्वितीय, तो ये उपाधि के साथ, ये निजामुद्दीन था ना ये, तो आलमगीर द्वितीय के उपाधि के साथ मुगल का बादशाह बनता था। यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछता नहीं, है ना। मेन जो क्वेश्चन था कौन से मुगल बादशाह के समय में अलग जो विदेशी लोग आक्रमण किए थे, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अभी जो बता दिया हूँ। अगला है मेरे भाई ये शाह आलम द्वितीय, इसका समय काल था 1759 से 1806 तक। बहुत पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि इसी के समय में बक्सर का युद्ध होता है, बहुत पूछता है क्वेश्चन, है ना, मतलब बक्सर का युद्ध हुआ था, आपको टाइम पीरियड ही दिख रहा होगा ना, 1759 से 1806 तक है, तो बक्सर का युद्ध इसी के समय में होगा। अच्छा पलाशी का युद्ध किसके समय में होता है, 1757 से 1759 में होगा, तो ये आलमगीर द्वितीय के समय में पलाशी का लड़ाई होता है। प्रश्न पूछ लेता है ना, घुमा फिरा के, अगर एक दूसरे से लिंक करके आप पढ़िएगा तो माइंड में रहेगा चीज़ें। अब देखो भाई यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कि आलमगीर ये शाह आलम के समय में ही, शाह आलम द्वितीय है, तो इसके समय में ही बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में, जिसमें हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया था, मुगल मतलब कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, आपको पता होना चाहिए। और यहीं पे आप देखेंगे तो मुगल सेना अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना और बंगाल के जो पद से हटा दिया गया था अवध नवाब यहाँ पे मीर कासिम की संयुक्त सेना के बीच में बक्सर का युद्ध होता है। तो देखो भाई एक तरफ से तो अंग्रेजी सेना था जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था भाई, तो हेक्टर मुनरो, दूसरी तरफ भारत की तरफ से मुगल की सेना, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब जिनका नाम था भाई मीर कासिम, इनकी संयुक्त सेना के बीच में बक्सर का युद्ध होता है। और बक्सर के युद्ध में जो है इनकी जो संयुक्त सेना थी, तीनों जो शासक थे भारत की तरफ से, तो अंग्रेज से हार जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। और ब्रिटिश कंपनी का जो नींव मजबूत होता है ना, मेन पूरी तरीके से कह सकते हो कि पैर जो जमाता है ये बक्सर के युद्ध से ही, है ना। द्वार तो भाई खुल जाता है 1757 की प्लासी की लड़ाई से ही, ये जो विश्वासघात करता है मीर कासिम, लेकिन कहानी यहाँ से शुरू होता है मेन। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पराजय के साथ शाह आलम द्वितीय को बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी, जिसके तहत मुगल सम्राट जो है बहुत पूछता है, तो 1765 से 72 ईस्वी तक अंग्रेज के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। ठीक, अब एक प्रश्न पूछता है ना कि भाई जो पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था उस समय मुगल बादशाह कौन था, तो शाह आलम द्वितीय के समय में ही बक्सर में बोल रहा हूँ, पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था 1761 ईस्वी में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और पानीपत का जो तीसरी लड़ाई हुआ था तो ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। तो जाहिर सी बात है अहमद शाह अब्दाली ही पानीपत की तीसरी लड़ाई जीत जाता है, आपको पता होना चाहिए, आप देख सकते हो तस्वीर में। और मराठा का हार होता है यहाँ पे, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो शाह आलम द्वितीय, इसका मूल नाम अली गौहर था, ये भी पूछ लेता है, कई बार क्वेश्चन माइंड में रखिएगा।
उसके बाद आता है भाई अकबर द्वितीय। इसका समय काल था 1806 से 1837 तक, ठीक है ना। और ये पूरे तरीके से मुगल के कह सकते हो संरक्षण में अपना शासन व्यवस्था चला रहे थे, है ना। तो यहाँ पे देख भी सकते हैं, मैं लिख भी दिया हूँ कि अंग्रेज़ के संरक्षण में शासक बनने वाला हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह कौन था, तो अकबर द्वितीय था, है ना। उसने अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन को राजा की उपाधि दिया था। अगला है भाई अंतिम मुगल बादशाह जिसका नाम था बहादुर शाह, जफर भी बोल सकते हो। और 1857 के विद्रोह में इनकी अहम भूमिका थी, आपको पता होना चाहिए। दिल्ली वाला क्षेत्र में नेतृत्व यही किया था। तो अंतिम मुगल बादशाह था ये। परिचित शायर होने के कारण इसे ये प्रतीक मन ना एक जफरनामा, जफर जो है उर्दू शब्द है, आप सबको पता होना चाहिए, जो कि कह सकते हो पत्रिका से संबंधित है। तो ये प्रतीक मंथ एक पत्रिका लिखा करते थे, है ना। इन्हें बुक पढ़ने का ये बहुत ज़्यादा शौकीन था, तो चीज़ों को लिखने का भी बहुत ज़्यादा ये शौकीन था। तो इसलिए इसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता था, जो कि प्रत्येक मंथ जो है एक मैगजीन लिखा करते थे, ठीक है ना। अब देखो भाई 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेज सरकार ने इसे गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया था और वहीं पे निर्वासित कर दिया था। और 1862 में इसका हालांकि फाइनली मृत्यु ही हो जाता है, ठीक है। तो ये कहानी था उत्तरवर्ती मुगल काल का। अब चैप्टर है, चैप्टर का नाम है प्रांतीय राजवंश। इसमें छोटे छोटे जो राज पहले मुगल में था, तो मैंने आपको बोला था ना कि भाई मुगल सत्ता एक समय ऐसा आता है कि कमज़ोर हो जाता है, और जो छोटे छोटे राज थे जो मुगल के क्षेत्र में मिला हुआ था, तो वो आज़ाद हो जाता है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए हैदराबाद, प्रश्न पूछता है कि हैदराबाद के संस्थापक, तो हैदराबाद की स्थापना 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने कर लिया था, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। कर्नाटक को देख लीजिएगा, तो कर्नाटक के संस्थापक सादतुल्ला खां था, है ना। ये भी पूछ लेते हैं कर्नाटक के संस्थापक कौन थे, सादतुल्ला खां थे। अब यहाँ पे राजपूत को थोड़ा सा पढ़िए, तो 18वीं शताब्दी में राजपूतों ने जो है राजा मिर्जा जयसिंह के स्थान सर्वोपरि, मतलब कि ये जो 18वीं शताब्दी में राजपूत शासकों में देखा जाए तो राजा मिर्जा जयसिंह का स्थान सर्वोपरि है। इन्होंने विज्ञान कला के महान केंद्र के रूप में जयपुर की स्थापना किया। पूछता है प्रश्न, ध्यान रखिएगा। तो सवाई राजा जयश्री कुशल शासक होने के साथ साथ, है ना, विधिवेता, खगोल शास्त्री, नगर नियोजन और नगर संस्थापक एवं वैज्ञानिक भी था, ध्यान रखिएगा। तो आमेर राजा जयसिंह को मिर्जा राजा सबाई की उपाधि कौन दिया था, तो देखा था ना आपने कुछ देर पहले, मैंने जब उत्तरवर्ती मुगल काल पढ़ाया था, तो मुगल बादशाह जहादर शाह ने दिया था, है ना। अब प्रश्न पूछता है कि जयसिंह ने कहाँ कहाँ पे, तो मथुरा, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली, बनारस में, ये तीनों जगह नहीं है, क्या जगह है भाई देख लो, मथुरा, उज्जैन, उदयपुर, दिल्ली और बनारस में आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशाला का निर्माण किया था। आमेर राजा जयसिंह ने अपने शासनकाल में 2 कौन सा अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, क्योंकि ये राजपूत थे। भरतपुर के देख लो भाई थोड़ा सा, तो भरतपुर के संस्थापक कौन थे, तो चूड़ामन एवं बदनसिंह थे। और जाटों के नेता सूरजमल को जाट जाति का प्लेटो भी कहा जाता है, पूछ लेता है। रोहेलखंड को थोड़ा सा देख लीजिए, तो रोहेलखंड की स्थापना किसने किया, तो वीर दाऊद और जो है अली मोहम्मद खान ने किया था। यहाँ से बस इतना ही पूछता है। मैसूर को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है ना, मैसूर से क्वेश्चन आता है। देखो भाई मैसूर की बात कर ले तो 18वीं शताब्दी में मैसूर में चिक्का कृष्ण राज का शासक था, परंतु कठपुतली मात्र राजा था। वास्तविक शक्ति 2 मंत्री नंदराज और देवराज के हाथ में था। अब हैदर अली के बारे में थोड़ा सा देख लो, तो हैदर अली जो था ना भाई, तो 1721 ईस्वी में मैसूर के कोल्लार में ये जन्मा। हैदर अली मैसूर सेना में एक साधारण अधिकारी था। बाद में हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया गया। हैदर अली ने डिंडीगुल में फ्रांसीसी के सहयोग से, प्रश्न पूछ लेता है, तो एक शस्त्रागार की स्थापना 1755 ईस्वी में किया था। 1761 तक हैदर अली के पास मैसूर की समस्त शक्ति केंद्रित हो गई। यहाँ पे कौन सा युद्ध आपको देखने को मिलेगा, तो आंग्ल मैसूर युद्ध देखने को मिलेगा। तो किसके बीच में होगा, तो जाहिर सी बात है मैसूर के शासक और अंग्रेज के बीच में होगा। तो ये देख लेते हैं, क्योंकि ये सब डिटेल में पढ़ने की आपके एग्जाम में जरूरत नहीं है ना, जो काम का चीज़ है वो करवा देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो भाई यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, बस काम हो जाएगा आपका। तो आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, आप सबको पता होना चाहिए, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। किसके बीच में होता, तो मैसूर के शासक और अंग्रेज के बीच में होता है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिएगा, चलिए यहीं से देख लीजिए। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 से 69 के बीच में हुआ था। तो हैदर अली मराठा निजाम के बीच में हुआ था। ये संयुक्त सेना थी। और इसमें क्या हुआ था भाई, निजाम ना अंग्रेज से मिल गया था, आपको पता होना चाहिए। हैदर अली ने अंग्रेजों को मंगलोर में पराजित कर दिया था, हरा दिया था। और यह युद्ध की समाप्ति के बाद 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा, तो ये वाला लाइन द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। ये कब होता है, तो 1780 से 84 के बीच में होता है भाई। तो फिर जो है यहाँ पे देखिएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है ना, तो इस युद्ध के समय एक बार फिर जो है हैदर अली ने निजाम और मराठों से जो है अंग्रेज के विरुद्ध संधि कर ली। और 1773 ईस्वी में अंग्रेजों ने मैसूर में स्थित फ्रांसीसी कब्जे वाले
माहे पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया, जो हैदर के लिए एक जो है खुली चुनौती थी, खुली चुनौती। 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर जो है आक्रमण कर दिया और द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत यहीं से होता है। उसने अंग्रेजी जनरल बेली को बुरी तरह से यहाँ पे हराया था। अरकाट पर अधिकार कर लेता है कौन? हैदर अली, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें कौन जीता है? तो हैदर अली जीतता है द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध में। जब इस पे हैदर अली जो आक्रमण इस क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है तो 1781 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, 1781 ईस्वी में हैदर का सामना अंग्रेजी जनरल आयरकूट से हुआ, जिसे वारेन हेस्टिंग ने हैदर अली के विरुद्ध भेजा था। आयरकूट ने पोर्टो-नोवा के युद्ध में हैदर को परास्त जो है अवश्य किया, लेकिन इससे कोई तत्कालिक लाभ नहीं मिला, है ना। 1782 ईस्वी में हैदर अली एक बार फिर से अंग्रेजी सेना को पराजित करने में सफल हुआ, लेकिन युद्ध क्षेत्र में कौन हो जाता है घायल? तो हैदर अली घायल हो जाता है। फिर यहाँ पे 7 दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाता है। तो हैदर अली की मृत्यु के बाद इसका संचालन इसके पुत्र टीपू सुल्तान करता है ना। और टीपू सुल्तान पर आ गया और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजी सेना को ब्रिगेडियर मैथ्यूज को 1783 ईस्वी में बंदी बना लिया था टीपू सुल्तान, है ना, देख सकते हो, ये हैदर अली का पुत्र था। 1784 ईस्वी में तक जो है टीपू ने द्वितीय युद्ध को जारी रखा। अंततः दोनों पक्षों में मंगलोर की संधि के तहत ये संपन्न होता है, जिसके तहत दोनों पक्षों का जो एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र था ना, अंग्रेज जीता था, हैदर अली जिस क्षेत्र पे शासन व्यवस्था चला रहे थे उस क्षेत्र को जीता था, और हैदर अली अंग्रेजी वाला क्षेत्र को जीता था। तो एक दूसरे ने क्या किया? वापस कर दिया एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को। कौन क्या कर दिया? तो टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र, ठीक है ना। तो यही प्रश्न है। तो मंगलोर की संधि के तहत ये युद्ध समाप्त होता है, प्रश्न पूछ लेता है। उसके बाद टीपू सुल्तान जो है, अब यहाँ पे तीसरा जो है तीसरा अंग्ल मैसूर युद्ध होगा, किसके बीच में होगा? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में होगा। तो यहाँ पे देख सकते तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था भाई? तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो 1790 से 92 में यह युद्ध अंग्रेजी प्लस निजाम मराठों एवं जो है टीपू के मध्य होता है। इनकी संयुक्त सेना थी और एक तरफ टीपू सुल्तान था। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है मजबूत था, परिणाम स्वरूप टीपू पराजित होता है, हार जाते हैं। 1792 में टीपू एवं अंग्रेजों के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है, ध्यान रखिएगा। चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में, ये पूछता है बहुत, ध्यान रखिएगा। तो इस युद्ध के समय टीपू सुल्तान ने जो है अंग्रेजों से मुकाबले के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने की दिशा में प्रयास किया और इसने नेपोलियन से भी पत्र व्यवहार किया, है ना, मतलब पत्र लिख के उनको बोला। चतुर्थ युद्ध के समय अंग्रेज ने निजाम और मराठों से युद्ध में प्राप्त लाभ को 3 बराबर भागों में बांटने की शर्त की समझौता किया। बोला कि भाई अगर टीपू सुल्तान से युद्ध जीत जाते हैं ना, निजाम और मराठा को बोला, अंग्रेज बोला, बड़ी चालाक था, तो जो भी धन होगा तो हम लोग 3 भागों में बांट लेंगे। देख सकते हो, लोभी तो जहर से बात है, उस समय भी लोग था, और यही कारण होता है कि टीपू सुल्तान की यहाँ पे हार हो जाती है। तो चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलेजली, हैरिस और यहाँ पे अस्टोड ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। तो फिर 4 मई 1799 को टीपू यहाँ पे इस लाइन को देखिएगा, 4 मई 1799 को टीपू संयुक्त अंग्रेजी सेना से बहादुरी के साथ लड़ता हुआ मारा गया एवं मैसूर की गद्दी पर अडियार वंश के बालक कृष्ण राय को बैठा दिया गया। तो प्रश्न पूछ देता है, यहाँ से ध्यान रखना, जब हैदर अली बोल रहा हूँ, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाता है तो मैसूर पर कौन शासक बनता है? तो कृष्णदेव राय या कृष्ण राय को बनाया जाता है, छोटा सा बालक रहता है, अंग्रेज बैठाता है इसको। अब देखो मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज में वेलेजली को कौन सा? तो ये मार्क्विस की उपाधि प्रदान किया था। चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध में विजय के दौरान वेलेजली ने कहा कि पूर्व साम्राज्य हमारे पैरों पर लौट रहा है, ये स्टेटमेंट वेलेजली ने कहा था। तो भाई ध्यान रखना, तो ये प्रश्न बड़ी घुमा फिरा कर पूछता है। प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 के बीच में। मंगलोर की संधि के तहत ये समाप्त होता है। उस समय गवर्नर कोई नहीं था। किसके बीच में होता है? तो अंग्रेज वर्सेस कौन? तो हैदर अली। द्वितीय किसके बीच में होता है? तो आप कहिएगा सर अंग्रेज, अच्छा द्वितीय हुआ कब था? तो 1780 से 84 मंगलोर के संधि के तहत समाप्त हुआ। तो द्वितीय आपने देखा ना कि अंग्रेज और हैदर अली के बीच में हो रहा था, तो यहाँ पे हैदर अली घायल हो गया था और उसके बाद युद्ध का नेतृत्व टीपू सुल्तान करता है। तो इस युद्ध को टीपू सुल्तान जीत लेते हैं, कहीं ना कहीं इसके पक्ष में होता है। तो मंगलोर के संधि के तहत जो है यह युद्ध समाप्त होता है, ठीक है ना, माइंड में रखिएगा। कब होता है? तो 1780 से 84 में। उस समय जो है वारेन हेस्टिंग जो है गवर्नर था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध होता है, तो 1790 से 92 में। और श्रीरंगपट्टनम, इसमें देखा जाए तो अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में होता है। तो टीपू सुल्तान यहाँ पे हार जाते हैं ना, और श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है, आपको पता होना चाहिए। और तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत 1792 में समाप्त होता है। कर्नवालिस उस समय के कौन थे? तो कर्नवालिस उस समय का गवर्नर था। चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो ये भी अंग्रेज और कह सकते हो
टीपू के बीच में हुआ था, टीपू सुल्तान के बीच में 1799 में। इसमें टीपू मारे जाते हैं और जैसा लॉर्ड वेलेजली कौन थे भाई, तो गवर्नर जनरल। टीपू सुल्तान के बारे में आप थोड़ा सा चाहो तो यहाँ पे देख लेना, क्योंकि टीपू सुल्तान को पढ़ना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है अपना। देखो 1782 में अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर का गद्दी पे बैठता है ये। राजनीतिक दूरदर्शिता में यह अपने पिता हैदर के समकक्ष ही मजबूत था, ऐसे बोल सकते हो। टीपू एक पढ़ा लिखा युग शासक था, ये अरबी उर्दू कन्नड़ भाषा का ज्ञान रखते थे, है ना। अब यहाँ से प्रश्न पूछता है कि जय गोविंद क्लब का स्थापना किसने करवाया था, तो फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में जय गोविंद क्लब की स्थापना और उसका सदस्य भी बना था। टीपू अपनी राजधानी फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। बहुत पूछता है ये क्वेश्चन, माइंड में रखिएगा। टीपू ने 1796 ईस्वी में नौसेना वार्ड का गठन किया था। टीपू ने मैंगलोर और यहाँ पे आप देखेंगे तो मोलिदाबाद दाजीदाबाद में जो है डॉक यार्ड का निर्माण भी करवाया था। तो टीपू के बारे में कुछ बेसिक बातें माइंड में रख लीजिए। ये अगला जो चैप्टर है देख सकते हैं, बंगाल को पढ़ते हैं। देखो बंगाल में जहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन बनता है और भर भर के पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, आप सबको पता होना चाहिए कि 1661 में अंग्रेजों ने बंगाल पर अपनी प्रथम फैक्ट्री शाहसूजा, क्या नाम था व्यक्ति का, तो शाहसूजा की अनुमति से स्थापित किया था, ठीक है ना। तो अब यहीं से कहानी शुरू होता है, जो कि शाहसूजा ने कंपनी को क्या कर दिया कि मात्र 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले कहाँ कहाँ पे, तो देखो बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में मुफ्त, मतलब कि भाई 3000 रुपया दो और आप क्या करो कि बंगाल बिहार उड़ीसा में जो है कर मुक्त, टैक्स मुक्त जो है व्यापार करने का अनुमति दे दिया। ये ब्रिटिश कंपनी का कह सकते हो बंगाल में पैर रखने का सबसे मजबूत पक्ष बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक बातें माइंड में रखिएगा। बाकी ये देख लीजिएगा, 1717 में मुगल बादशाह फर्रुख शेर ने 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले अंग्रेजों को व्यापार करने का छूट प्रदान किया था, सिर्फ बंगाल वाला क्षेत्र में, लेकिन ये हर जगह दे दिया है, आप देख सकते हो शाहसूजा, ठीक है। अब यहाँ पे बंगाल का नवाब को जानना जरूरी है और यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली बात यहाँ से ध्यान रखना, मुर्शिद कुली खां को यहाँ पे पढ़ना है। मुर्शिद कुली खां है ना। मुर्शिद कुली का समय काल जो था 1717 से 1727 तक। उसके बाद उसका दामाद जो है अगला बंगाल का नवाब बनता है, जिसका नाम था सुजाउद्दीन का समय काल जो होता है ना 1727 से लेकर 1739। उसके बाद सुजाउद्दीन का पुत्र आता है जिसका नाम था सरफराज खान, और सरफराज खान जो है बंगाल का नवाब बनता है 1739 से 40, बहुत कम समय के लिए। उसके बाद सरफराज खान का जो है हत्या कर देता है कौन, अलीवर्दी खां, और उसके बाद अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है। तो अलीवर्दी खां से बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो 1746 से 56 तक अलीवर्दी खां रहता है, और उसके बाद अलीवर्दी खां की पुत्री जिसका नाम था अमीना बेगम, उसका पुत्र होता है सिराजुद्दौला, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लासी का युद्ध जो लड़ा जाता है वो इसी के नेतृत्व में। तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। उसके बाद उसका सेनापति, जो कि आप सबको पता है सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर था। मीर जाफर क्या करता है, अंग्रेजों के साथ मिल जाता है, और यही कारण होता है कि सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई जो है हार जाते हैं, है ना। तो विश्वासघात कौन किया था, मीर जाफर, जो कि सिराजुद्दौला का क्या था, सेनापति। उसके बाद सिराजुद्दौला के बाद कौन आएगा, तो इसका सिराजुद्दौला बोल रहा हूँ, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर आएगा, जो कि अंग्रेजों के साथ मिला था, मतलब मीर जाफर के साथ धोखाधड़ी किया, उनका सेनापति था। अब मीर जाफर क्या करेगा फिर, मीर जाफर का दामाद था, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं इनका दामाद था। तो मीर जाफर क्या किया, मीर कासिम को, अपने दामाद को फिर क्या करेगा, बंगाल का नवाब बनाएगा, है ना। और कहा जाता है कि यहाँ पे तो अलीवर्दी खां के बाद जो कोई युग शासक था बंगाल में वो मीर कासिम ही था। किसके बाद, तो बंगाल में बात करूँ, अलीवर्दी खां के बाद कोई युग शासक था तो वो मीर कासिम था, बंगाल का मैं बात कर रहा हूँ, तो ठीक है ना। तो मीर कासिम को देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे जो बहुत कम समय के लिए आपको देखने को मिलेगा, निजामुद्दौला, सिजाउद्दौला, है ना। तो ये है, लेकिन मेन जो अभी बताया हूँ यहीं से क्वेश्चन आता है। आइए एक बार हम लोग सरसरी निगाहों से रिवीजन करते हैं। तो एक बार पहले इसे देख लीजिएगा, मुर्शिद कुली खां को। मुर्शिद कुली खां का समय काल मैं आपको बताई दूँ 1713 से लेकर 1727 तक था। मुर्शिद कुली खां को ना औरंगजेब ने बंगाल का दीवान नियुक्त किया था, बहुत पूछता है क्वेश्चन, ठीक है ना। और मुर्शिद कुली खां को 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार, ये पूछता है कि औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को कब जो है, मुर्शिद कुली खां को, औरंगजेब का मृत्यु तो 1707 ईस्वी में ही हो जाता है ना, माफी चाहता हूँ, मैं ये बोल रहा था हाँ। तो औरंगजेब बोल रहा हूँ, मुर्शिद कुली खां को 1717 ईस्वी में फर्रुख शेर का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो फर्रुख शेर ने बंगाल का सूबेदार 1717 ईस्वी में नियुक्त किया था, मुगल बादशाह फर्रुख शेर। लेकिन उसका वास्तविक शासक जो था 1700 ईस्वी में ही था, आप सबको पता होना चाहिए, जब वो दीवान नियुक्त किया गया था, तो है ना। औरंगजेब के द्वारा उसका बंगाल का, आपको मैं बोला हूँ ना कि औरंगजेब 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को दीवान नियुक्त किया था, तो वास्तविक संस्थापक तो उसी समय था, लेकिन सूबेदार नियुक्त कौन करता है, तो 1717 ईस्वी में फर्रुख शेर मुगल बादशाह। अभी जो उत्तरवर्ती मुगल काल पढ़े हैं ना, इसलिए मैं पढ़ाया हूँ, क्योंकि एक दूसरे से लिंक करके पढ़ना है ताकि माइंड में रहेगा लंबे समय तक। और मुर्शिद कुली खां आप सबको पता होना चाहिए, मुर्शिद कुली खां जो है मुगल बादशाह को नियमित जो है राजस्व, मतलब कि टैक्स भेजता था। इसके शासन के दौरान 3 जो है विद्रोह होता है, जरूरी नहीं है, चलो भाई जो काम का है। अब यहाँ से क्वेश्चन और पूछता है कि किसने जो है इजारा व्यवस्था जो है, कौन से जो है बंगाल के जो है कह सकते हो नवाब ने इजारा व्यवस्था जो है शुरू किया था, पूछता है,
तो यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हूँ, देख सकते हो। अच्छा, एक चीज़ ये और ध्यान रख लीजिएगा, मैं दिखा देता हूँ कि मुर्शिद कुली खान ने नए राजस्व बंदोबस्त के जरिए ना भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया तथा इजारा व्यवस्था का प्रारंभ किया। इजारा व्यवस्था क्या होता है? ठेके पर वो राजस्व वसूल करने की व्यवस्था। पूछता है किसने किया था? तो मुर्शिद कुली खान ने। एक प्रश्न और पूछता है कि भाई तकाबी ऋण, तकाबी ऋण क्या होता है भाई? कि भाई अग्रिम कर होता था, अग्रिम कर कह सकते हो, सॉरी अग्रिम कर नहीं था ये तकाबी ऋण जो था ना, हाँ अग्रिम कर ही बोल सकते हैं। और ये भी शुरू किया था तकाबी ऋण की व्यवस्था तो मुर्शिद कुली खान ने गरीब खेतिहर को ना कष्ट दूर करने के लिए, जिनके पास पैसा नहीं था खेती करने के लिए, है ना, तो उनको ना आप सबको पता होना चाहिए कि भूमि करने के लिए पहले पैसा दिया जाता था, उसे तकाबी ऋण कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, है ना, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा किसने किया था, तो ये मुर्शिद कुली खान ने। और एक प्रश्न पूछता है कौन से जो है बंगाल के नवाब ने हिंदू और मुसलमानों को रोजगार में समान अवसर दिया था? तो यही व्यक्ति था मुर्शिद कुली खां, है ना। उस मुर्शिद कुली खां के बाद ये तकाबी बहुत पूछता है ना, किसके समय में प्रचलित था, अभी आपने देख लिया, और किस लिए दिया जाता था ये भी आपने देख लिया। सुजाउद्दीन उसके बाद आता है, मैंने आपको बोला हूं ना सुजाउद्दीन आएगा। सुजाउद्दीन कौन था भाई? सुजाउद्दीन का समय काल था 1727 से 1739, जो कि मुर्शिद कुली खां का दामाद था, है ना। 1735 ईस्वी में बिहार का कार्यभार पर, ये जो आप देख सकते हो, मुर्शिद कुली खां का दामाद था सुजाउद्दीन, और 1733 में बिहार का कार्यभार इसके अधीन हो गया। बहुत पूछता है, मैंने रखिएगा, मुर्शिद कुली खां का दामाद था सुजाउद्दीन, तो है ना। इसने, आपको पता होना चाहिए कि अली वर्दी खां को पूछता है कि भाई किसने अली वर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार नियुक्त किया था? तो भाई ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान से घुमा फिरा के प्रश्न पूछता है, ध्यान रखिएगा। मुर्शिद कुली खां का दामाद था सुजाउद्दीन, 1733 ईस्वी में बिहार का कार्यभार इसके अधीन चला गया 1733 में, ठीक है। अब अली वर्दी खां को ये भी पूछता है, अली वर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बनाया था, किसने बनाया था? तो ये सुजाउद्दीन नहीं बनाया था। और 1727 में जैसे ही मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाता है, तो उसके बाद कार्यभार कौन संभालेगा? तो मुर्शिद कुली खां का दामाद था ना भाई, ये सुजाउद्दीन थी, ये आगे जो है उसका कार्यभार संभालता है ना 1739 तक। उसके बाद 1739 में उसके बाद सरफराज खां आता है, यहाँ पे देख सकते हैं भाई, सरफराज खां आता है, 1739 से 40 तक रहता है। चूंकि सुजाउद्दीन के स्थान पर उसका बेटा सरफराज है, सुजाउद्दीन का बेटा आता है सरफराज, है ना। सरफराज कौन था? तो सुजाउद्दीन का बेटा था, ये बंगाल का नायब सूबेदार था। अब अलीवर्दी खान ने क्या करेगा ना, इसी को सरफराज खां को गिरिया नामक स्थान पर, मतलब कि स्थल पर या स्थान पर सरफराज खां का हत्या कर देता है, और पूरे तरीके से बंगाल का बागडोर जो ना अलीवर्दी खां के हाथ में चला जाता है। तो ये कहानी थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, बस 2-3 बार वीडियो देखिएगा ना, बस आपके माइंड में चला जाएगा, ठीक है ना। और जिस समय अलीवर्दी खां जिस समय अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है ना, तो उस समय जो है मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। अब देखो अलीवर्दी खां का जो समय काल था 1740 से 1756 तक, और यही अलीवर्दी खां क्या किया था भाई, आपको पता होना चाहिए कि मुगल बादशाह को 2 करोड़ रुपया देकर ना अपना पद अस्थायी बनाया था। 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है, किसको हत्या करके? तो आपने देख लिया, सरफराज खां की हत्या करके। सरफराज खां कौन था, अभी आप देख लिया। प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई किसने यूरोपीय लोगों को ना तुलना मधुमक्खी से किया था? तो यही अलीवर्दी खां है भाई, ध्यान रखना। यहाँ पे आप जो आप देख पा रहे हैं, तो अलीवर्दी खां ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसका अपने लाभ के लिए शहद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अब देखो भाई, अलीवर्दी खां का कोई बेटा नहीं था, ये जो अलीवर्दी खां जो देख रहे हैं ना भाई, अलीवर्दी खां का कोई बेटा नहीं था। इसके बाद इनकी 3 पुत्रियां थी। तो एक पुत्री का विवाह ढाका में था, दूसरी का विवाह जो है पूर्णिया बिहार में, और तीसरी का विवाह पटना में, है ना। तब जाहिर सी बात है एक समय ऐसा भी आएगा कि अलीवर्दी खां का मृत्यु होगा, तो भाई अगला तो नवाब चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए। तो देखो 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां का मृत्यु हो जाता है किसी कारणवश। तो उसकी सबसे छोटी जो लड़की थी, पुत्री अमीना बेगम, अभी आपने देखा था, मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, अमीना बेगम की पुत्र जो था अमीना बेगम की जो पुत्र था ये सिराजुद्दौला, ये बंगाल का अगला जो है नवाब बनता है, क्योंकि अलीवर्दी खां ने जो है इसे ही सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का कौन था? तो आप बोल सकते हो चूँकि उनका नाना होगा ना भाई, सिराजुद्दौला का नाना होगा अलीवर्दी खां। अपने नाइट को क्या किया था भाई, बंगाल का नवाब नियुक्त किया, मतलब कि अगला उत्तराधिकार नियुक्त किया था। अमीना बेगम जो है ना किसका, तो भाई आपको पता होना चाहिए अलीवर्दी खां का भाई पुत्री था, है ना। और वही अमीना बेगम का पुत्र सिराजुद्दौला था। माइंड में रखिएगा बस इतना। अब यहाँ पे शुरू होता है कहानी सिराजुद्दौला का, बहुत प्रश्न यहाँ से पूछता है। सिराजुद्दौला का समय जो होता है ना मात्र 1 साल के लिए ही बेचारा का होता है, 1756 से 1757। तो ये देख लेते हैं, क्योंकि प्लासी का लड़ाई ना यहीं पे होता है। अब पहला जो पाइर जमाता है अंग्रेज ने, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा जो जमाया जाता है, यही प्लासी की लड़ाई में। हालांकि यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, आप लोग रिवीजन भी कर लीजिएगा। अलीवर्दी खां के मृत्यु के पश्चात उसका दौतरिक पुत्र, मतलब कि पुत्री का पुत्र, है ना, सिराजुद्दौला उत्तराधिकार बनता है अलीवर्दी खां के बाद। और ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, थोड़ा सा माइंड रखिएगा। जैसे 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आक्रमण किया, पर अधिकार कर लिया, जो कि अंग्रेजों के क्षेत्र में था। फिर सिराजुद्दौला ने 15 जून को कोलकाता पर आक्रमण कर दिया था, और 5 दिन बाद जो है ना
घेरे किया था यहाँ पे। और आप देखेंगे तो 20 जून 1756 को नवाब ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया और गवर्नर ट्रैक जो था उनके सेनापति और मनी चीन इसका नाम था, मिनी चीन बोल सकते हो, और अन अंग्रेजी अधिकारी को भगाकर यहाँ पे फुल्टा द्वीप में शरण लेनी पड़ी थी। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं। अब यहाँ पे देख लो ब्लैक हॉल की घटना, बहुत पूछता है ये कब हुआ था भाई, तो 20 जून 1756 में, 20 जून 1756। और कहा जाता है कि जो ब्लैक हॉल की घटना 20 जून 1756 होता है तो उस रात में 146 अंग्रेज को बंदी बनाया था। किसके द्वारा बनाया गया था, तो सिराजुद्दौला के द्वारा। और कहा जाता है कि बहुत छोटा कमरा था, मात्र 18 फुट लंबी 14 फुट चौड़ी कमरा में 146 लोगों को बंद कर दिया था। और ये हॉलवेल का कहना था, उसमें हॉलवेल भी शामिल था, जिसमें कहा जाता है तो 146 लोगों में से 123 लोगों का मृत्यु हो गया था, सिर्फ 23 लोग ही जिंदा बचे थे। ये कहना था हॉलवेल का, है ना, हॉलवेल कालकोठरी की घटना सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। तो इतिहास में इसे ब्लैक हॉल की त्रासदी नाम से प्रसिद्ध है। प्लासी का युद्ध का पृष्ठभूमि जो है तैयार यहीं से होता है, आपको पता होना चाहिए। तो क्लाइव ने मानिक चंद को रिश्वत देकर ना 2 जनवरी 1757 ईस्वी 2 जनवरी 1757 ईस्वी को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। फिर होगा क्या कि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को नवाब ने क्लाइव से जो है अलीनगर की संधि किया था। प्रश्न पूछते जाते हैं कि अलीनगर की संधि किसके बीच में होता है, तो 9 फरवरी 1757 में लॉर्ड क्लाइव और उसके बाद सिराजुद्दौला के बीच में होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अलीनगर की संधि ये बहुत पूछता है, डायरेक्टली पूछ देता है। तो यह संधि जो है ना बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुआ, अभी मैं आपको बता ही दिया। इस संधि के द्वारा जो है कंपनी का क्षेत्राधिकार, ध्यान रखना, ब्रिटिश कंपनी का क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार पुनः जो है स्थापित हो गया। और यहीं पे जो है ये जब अलीनगर की संधि होता है ना, तो इसी संधि के अंतर्गत कंपनी को अपने अधीन स्थलों को दुर्गीकृत करने और सिक्के ढालने की अनुमति प्रदान हो गया। बहुत पूछता है, एक प्रश्न और पूछता है कि ब्रिटिश कंपनी कलकत्ता में टकसाल जो स्थापना किया था, तो ये 18 अगस्त 1757 ईस्वी में नवाब के विरुद्ध जो है, नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र कौन किया था, तो जाहिर सी बात है कौन होगा, मीर जाफर, इनके सेनापति जो थे वही किया। और यही कारण होता है कि प्लासी की लड़ाई जो ना ये हार जाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं यहीं पे सरसरी निगाहों से, तो यहाँ पे हुआ ये कहानी, जरा सा देख लीजिएगा। तो नवाब के प्रमुख अधिकारी इनसे संतुष्ट थे, सिराजुद्दौला से असंतुष्ट थे, है ना, असंतुष्ट थे, संतुष्ट नहीं थे। तो फिर क्या हुआ, नवाब के विरुद्ध क्या करेगा भाई, मीर जाफर क्या करेगा, तो अंग्रेजी ब्रिटिश कंपनी के साथ ना मिल जाएगा, मतलब कि क्लाइव के साथ मिल जाएगा। ठीक है ना, अब मिलने के बाद अच्छा सिर्फ वही लोग नहीं थे, सिर्फ मीर जाफर ही नहीं थे, इसमें यार लतीफ़, दीवान जो है रायदुर्लभ और बंगाल के सबसे बैंकर जो थे ना जगत सेठ, ये भी ब्रिटिश कंपनी के साथ मिल गया। तो क्लाइव ने धनी व्यापारी अमी चंद के माध्यम से, ये जो तीनों लोग थे ना उनसे मिला था क्लाइव ने, मतलब ये अमी चंद मिलवाया था उसको तीनों लोगों से। तो जब यहाँ पे षड्यंत्र करता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बोला गया था कि मीर जाफर को बोला गया ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, मतलब कि क्लाइव के द्वारा, कि ठीक है भाई अगर हम लोग प्लासी की लड़ाई को जीतते हैं ना तो आपको बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। और यही होता भी है, कुछ समय के लिए बनाया जाता है, आपको पता ही होना चाहिए। तो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है प्लासी का युद्ध जो है कब होता है, तो 23 जून 1757 में। 23 जून, ये डेट ध्यान रखना, रट लेना, पूछता है डायरेक्टली किसके बीच में होता है, तो ब्रिटिश कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में होता है। उस समय जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था लॉर्ड क्लाइव, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हूँ, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया था, नवाब की सेना का नेतृत्व मीर जाफर, यार लतीफ़ और दुर्लभ राय। और ये तीनों व्यक्ति तो किससे मिला था, इससे मिला हुआ था ना भाई, आपको मैं बोला हूँ ना, क्लाइव से मिल गया था। तो अब क्या होगा, नवाब युद्ध हार जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे फाइनली 28 जून 1757 को मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया, है ना। तो ये जो प्लासी का लड़ाई होता है तो ये हार जाते हैं सिराजुद्दौला, किस लिए, तो ये तीनों गद्दार लोग क्या किया, इनके साथ विश्वासघात किया था। अब देखो मीर जाफर को थोड़ा सा, और इसी मीर जाफर के समय में भाई अंग्रेजों ने बांटो व राज करो की नीति अपनाया था, बहुत पूछता है, माइंड में रखिएगा। और 25 फरवरी 1760 ईस्वी को क्लाइव जाहिर सी बात है वापस चला गया था, भारत से इंग्लैंड चला गया था। और 1760 में मीर जाफर ने अपने दामाद मीर कासिम को सिंहासन पर बैठाता है। ठीक है ना, तो ये कह सकते हो कि ये कठपुतली था, अंग्रेज का कठपुतली कौन था, ये मीर जाफर था। अब अच्छा, क्लाइव का गधा किसे कहा जाता है, प्रश्न पूछता है। ऐसे ऐसे शब्द का उपयोग भी ना इतिहासकार किया था, हंसी भी आता है। तो लॉर्ड क्लाइव का गधा, इसी गधा को कहा जाता है। ये गधा कौन था, तो वो मीर जाफर था। ठीक है ना, लॉर्ड क्लाइव का गधा इसे कहा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे नचाता था ये वैसे वैसे नाचते थे, क्योंकि अंग्रेज के अधीन में ये शासन बनता है ना, सॉरी शासन बोल रहा हूँ, नवाब बनता है। अब देखो मीर कासिम वही व्यक्ति है जो अलीवर्दी खां के बाद ये दूसरा ऐसे व्यक्ति होता है जो कि अच्छे से अपने शासन व्यवस्था को चलाता है। ठीक है, तो अलीवर्दी खां का समयकाल था 1760 से 63। अच्छा, अलीवर्दी खां ने ही मुर्शिदाबाद से मुंगेर, बिहार का मुंगेर जो है राजधानी को स्थानांतरित किया था, पूछता है। अब देखो भाई, ये जो मीर कासिम है, यहाँ पे तस्वीर में देख पा रहे हैं, इन्होंने मीर कासिम ने राजस्व प्रशासन में जो भ्रष्टाचार थे उसको रोकने के लिए बहुत प्रयास किया। मीर कासिम ने सैनिकों की संख्या में वृद्धि किया, यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित भी किया था। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति था बंगाल के नवाब में अलीवर्दी खां के बाद जो है ना युग जो है यही था, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, मीर कासिम ही था। ठीक है ना, अब देखो होता यहाँ पे ये है कि जुलाई 1763 ईस्वी में
कंपनी ने मीर कासिम को पद से हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि ब्रिटिश कंपनी को पता लग गया कि ये बंदा वैसे सीधे साधे नहीं है, जैसे हम मीर जाफर को घुमा रहे थे वैसे घूमने वाले नहीं है। तो कंपनी क्या करेगा, बंगाल के नवाब से पद से हटा देगा। अब पद से हटा देगा तो जाहिर सी बात है, इसी के बाद होता है ना बक्सर का युद्ध, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो बक्सर का युद्ध होता है। अब देखो मीर जाफर, अब देखो पटना वाला घटना क्या था, मन में क्वेश्चन आएगा। वीडियो तो बड़ा हो जा रहा है, कोई बात नहीं। देखो मीर कासिम ने जो है ना बिहार के उप दीवान जो व्यक्ति था राम नारायण, जिसे क्लाइव का संरक्षण मिला था, तो कंपनी से उसे सौंपने को कहा। तो बेंसी टार्ड ने क्या किया कि राम नारायण को मीर कासिम को सौंप दिया। मीर कासिम ने उसका वध कर दिया। तो होगा क्या कि पटना व्यापारी कोठी के प्रमुख एलिस ने पटना पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया, परंतु मीर कासिम ने पटना पर तुरंत अधिकार कर एलिस को पराजित कर दिया, हरा दिया। और इसी घटना से दूसरी बार फिर से क्या करता है भाई, मीर जाफर को 1763 से 65 के लिए बंगाल का नवाब बनाया जाता है। आप देख सकते हो, मेंशन भी कोई चीज़ करते हो कि भाई पटना की घटना के कारण कंपनी ने जुलाई 1763 ईस्वी में मीर जाफर को नवाब घोषित किया और मीर कासिम के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा की कर दी। अब देखो बक्सर का युद्ध होगा यहीं पे। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन लोग लड़ता है भाई? तो भारत की तरफ से बोल सकते हो 3 लोग था। तो मीर कासिम के विरुद्ध अंग्रेजों ने क्या किया, युद्ध छेड़ दिया। हालांकि मीर कासिम एक अल्टीमेट दिया था कि भाई ठीक है युद्ध बंद कर दो, युद्ध बंद करने का चेतावनी दिया। अंग्रेज ने नहीं माना। मीर कासिम क्या करता है भाई, अवध के नवाब के पास जाता है, इसका नाम था सुजाउद्दौला के पास गया। मैं कासिम का बात कर रहा हूँ, जो कि मीर जाफर का दामाद था। और वहाँ जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी उपस्थित था। और इस प्रकार जो है बक्सर का युद्ध होता है। तो कौन था? सुजाउद्दौला बंगाल के, सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, एक व्यक्ति था मीर कासिम। मीर कासिम एक व्यक्ति होगा जो कि बंगाल के अपदस्थ नवाब होंगे। दूसरा व्यक्ति कौन था? तो सुजाउद्दौला, ये अवध के नवाब थे, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, है ना, यूपी वाला अवध वाला क्षेत्र था। उसके बाद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी इसमें था। तो तीनों लोगों ने मिलकर ब्रिटिश कंपनी के बीच जो है क्या करता है, युद्ध करता है, बक्सर का युद्ध। देखो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश कंपनी का नेतृत्व, ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। इसके नेतृत्व में बक्सर का युद्ध होता है और ये बक्सर का युद्ध हार जाता है। ये तीनों इनकी संयुक्त सेना थी, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, तीनों की संयुक्त सेना और ब्रिटिश कंपनी के बीच में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें इनकी संयुक्त सेना हार जाता है ना। और फाइनली अब क्या करेगा, सब संधि होगा। तो यहाँ से पूछता है इलाहाबाद का संधि कब हुआ था, है ना। तो 12 अगस्त 1765 में ये जो संधि होता है इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 में, तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के मध्य में होता है। अच्छा, इस संधि में कुछ निम्नलिखित बातें था। तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त के जो है फरमान के जरिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दिया था। तो बहुत पूछता है, क्वेश्चन माइंड में रखिएगा। बाकी आप चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि मैं और डिटेल में नहीं जा सकता हूँ। इलाहाबाद का दूसरी संधि से भी प्रश्न पूछता है, तो ये होता है 16 अगस्त, 4 दिन के बाद 1765 ईस्वी में। किसके बीच में होता है? तो भाई एक आपने देखा था ना कि अवध का नवाब सुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में होता है ये दूसरी संधि, है ना। और इसी इलाहाबाद की जो दूसरी संधि हुआ था ना 1765 ईस्वी में, 16 अगस्त 1765 ईस्वी में, तो अवध राज्य की कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर नवाब को वापस मिल गया था। और यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी को 50 लाख रुपया एवं चुनार दुर्ग अवध से प्राप्त हुआ, ठीक है ना, देख सकते हो। और अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा भी कंपनी को प्राप्त हो गया। तो इसमें ये प्रावधान किया गया था दूसरी इलाहाबाद की संधि में। बनारस की संधि को आप चाहो तो देख सकते हो, फैजाबाद की संधि 1765 में, बनारस की संधि 1773 में, ये 75 में हुआ था फैजाबाद की संधि, ठीक है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जाट को आप देख सकते हो, ये जाट अपनी शासन व्यवस्था को चला रहे थे दिल्ली के आसपास, आगरा वाला क्षेत्र में। जाट का जो जाट सत्ता का नेतृत्व जो है सूरजमल ने किया था, आपको पता होना चाहिए। लोहगढ़ किला बहुत पूछता है, लोहगढ़ किला भरतपुर। तो प्रश्न पूछता है कि लोहगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो 1733 ईस्वी में जाट महाराजा सूरजमल ने करवाया था। बहुत पूछता है, माइंड में रखिएगा। अच्छा, अष्ट धातु का जो दरवाजा है ना, वो लोहगढ़ के किला में लगाया गया है। तो थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। इसमें कहा जाता है कि 20 टन इसका वजन 20 टन का था, है ना, बेसिक सा क्वेश्चन। पंजाब को देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि पंजाब में सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक देव जी के द्वारा किया गया था। इसमें टोटल 10 गुरु हुए। अच्छा, प्रश्न पूछता है कि भाई किसके समकालीन जो है गुरु नानक देव थे? भाई तो इब्राहिम लोदी के समकालीन थे, इन्होंने नानक पंथ की स्थापना किया, गुरु नानक देव। एक प्रश्न और पूछता है, गुरु अंगद ने जो है गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था, है ना। सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए, एक बार उसके नाम भी सरसरी निगाहों से देख सकते हैं। अच्छा, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? जो सिख धर्म के 10वें अंतिम गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर नगर बसाया था, और गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसकी हत्या महाराष्ट्र में नांदेड़ नामक स्थान पर जो है कर दिया गया था। तो सिख धर्म से कई बार प्रश्न पूछ लेता है, बिहार दरोगा में खास तौर पे, तो माइंड में इसे रख सकते हो थोड़ा सा। महाराजा रंजीत सिंह को आपको देखना जरूरी है, क्योंकि राजा रणजीत सिंह सुकरचकिया मिश्लिक में जन्मे थे। इनके पिता का नाम जो है महासिंह था, ठीक है। आधुनिक पंजाब का निर्माण का श्रेय जो है सुकरचकिया मिश्लिक को ही दिया जाता है। प्रश्न एक और पूछता है, रंजीत सिंह ने 1799 में लाहौर और 1802 में अमृतसर पर कब्जा किया था। बाद में कश्मीर, पेशावर और मुल्तान को भी जीता था रंजीत सिंह ने। अच्छा, रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ पे था? तो लाहौर में था, लाहौर को अपना राजधानी बनाया था। अब ये पूछता है ना, अमृतसर की संधि कब हुआ था? तो 1809 में होता है। किसके बीच में? तो रंजीत सिंह
रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉक के बीच में होता है। चार्ल्स मेटकॉक के बीच में होता है ये आप सबको पता होना चाहिए। प्रश्न पूछता है चार्ल्स क्या बोल रहा हूँ यार, मेटकॉफ होता है, मेटकॉफ चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि 1809 में होता है। ये चार्ल्स मेटकॉफ कौन थे? तो जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स होंगे, है ना, तो माइंड में रखिएगा। अच्छा, एक प्रश्न और पूछता है कि किसने रंजीत सिंह को नेपोलियन बोनार्ट, अच्छा यहाँ पे मैं बोल ही देता हूँ, तो फ्रांसीसी यात्री जिसका नाम था विक्टर जैक्विमो ने जो है रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनार्ट से किया था। एक प्रश्न और पूछता है कि प्रथम जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब होता है? तो ये 1845 से 46 के बीच में होता है। तो ब्रिटिश और यहाँ पे रंजीत सिंह के जो अल्प आयु पुत्र थे उनके बीच में कहीं ना कहीं ये होता है, मैंने थोड़ा सा रखिएगा। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो होता है ना, अच्छा मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध पंजाब की सेना, सिख सेना का नेतृत्व लाल सिंह कर रहा था ना, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व यहाँ पे लॉर्ड जो है मतलब कि हयू गफ के द्वारा किया गया था, लेकिन अंग्रेजी सेना का यहाँ पे विजय होता है। तो 8 मार्च 1846 में लाहौर की संधि होता है इसी के तहत, है ना। अब एक प्रश्न और पूछता है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब होता है? तो 1848 से 49 के बीच में। इस समय पंजाब के शासक दिलीप सिंह था और भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। बहुत पूछता है। सिख सेना का नेतृत्व शेर सिंह ने किया। ये रामनगर की लड़ाई कई बार पूछ लेता है, तो इसका नेतृत्व अंग्रेज की तरफ से जनरल गॉफ ने किया था। युद्ध और निर्णायक रहा था। चिलियावाला की लड़ाई अंग्रेजी का नेतृत्व जो है जनरल गॉफ ने किया था, युद्ध भी और निर्णायक रहा था। और गुजरात की लड़ाई युद्ध तोप के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है ना सर चार्ल्स नेपियर ने किया था। यह पूर्णतः निर्णायक था और इस युद्ध में पंजाब राज्य की शक्ति समाप्त हो जाता है गुजरात की लड़ाई में, और पंजाब किसके अधीन चला जाता है? अंग्रेजों के अधीन चला जाता है। ठीक है, ये कुछ कहानी था भाई, माइंड में रखिएगा। भाई जनजातीय विद्रोह को देखना है, आइए सस्ते निगाहों से जो काम का चीज़ है वही देखेंगे। तो सबसे पहले जनजातीय विद्रोह में मुंडा विद्रोह देखेंगे कब हुआ था। तो किसके बीच में होगा जनजातीय विद्रोह? तो अंग्रेजों के विरुद्ध में होगा, है ना। तो बिरसा मुंडा आंदोलन नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। कब हुआ था मेरे भाई? तो ध्यान रखना यहाँ पे 1895 से 99। संथाल विद्रोह आप देख सकते हो 1856 से 57, नेतृत्व सिद्धू कानू किया था। बहुत पूछता है ये, वही लिया हूँ जो भील विद्रोह हुआ था 1818 से 46 के बीच में। सेवरम जो है इसका नेतृत्व किया था। खांसी विद्रोह 1830 से 33 में, नेतृत्व जो है तीरथ सिंह किया था। और यहाँ पे रेम्पा विद्रोह 1879 से 80 के बीच में सीताराम राजू इनका नेतृत्व किया था। कोल विद्रोह बहुत पूछता है। खुंडा विद्रोह और संथाल विद्रोह ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। संथाल ये खांसी को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मुंडा को तो आपको ध्यान रखना ही है, मैं बता ही दिया हूँ। कोल विद्रोह यहाँ पे सुरगा और सिगाराई ये दोनों इसका नेतृत्व किया था, देख सकते हो 1831 में होता है। खुंड विद्रोह 1837 से 56 में हुआ था। और चक्र बिश्नोई या फिर बिश्नोई बोल सकते हो, इसका नेतृत्व किया था, ठीक है ना। भील विद्रोह ये देख लेते हैं, इसका मैं चार्ट ही दिखा देता हूँ, काहे के लिए इतना डिटेल में नहीं जाना है। यहाँ पे देख लो भाई ना, ये चार्ट आप एक बार देख लेना। तो ये देख लेते एक बार। तो ये जो है चुआर विद्रोह 1768 में बंगाल क्षेत्र में होता है। दुर्जन सिंह या जगन्नाथ जो है इनके नेता थे। उसके बाद यहाँ पे तमार को देख सकते हो 1772 से 1820 में, ये क्षेत्र झारखंड होगा, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे चेर विद्रोह 1817 से लेके 1817 में हुआ था पूर्वी भारत में। उसके बाद रामोशी विद्रोह देख लीजिएगा 1822 से 29 में पश्चिमी घाट में हुआ था। चित्तर सिंह नेता थे इनके प्रमुख। भील विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी घाट में हुआ था 1825 से 31 में, सेवरम के नेतृत्व में हुआ था। कांशी विद्रोह 1833 में असम वाला क्षेत्र में होगा, तीरथ सिंह इसका नेतृत्व किया था। गोंड विद्रोह ये भी पूछता है 1833 में उड़ीसा के क्षेत्र में होता है, और सुंदरू साई इनके नेतृत्व किया था। भूमखोंड यहाँ पे देख सकते हो, ये भी एक बार देख सकते हो। संथाल विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण है 1856 में बिहार झारखंड के क्षेत्र में सिद्धू कानू इनका नेतृत्व किया था उन्होंने। उसके बाद यहाँ पे रंपा विद्रोह को देख सकते हो, एक बार आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र में होता है। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में झारखंड में होता है, बिरसा मुंडा इसका नेतृत्व किया था। ताना भगत आंदोलन बहुत पूछता है, 1914 में होता है बिहार झारखंड के क्षेत्र में, जत्रा भगत और बालाराम भगत इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं प्रमुख किसान आंदोलन। तो प्रमुख किसान आंदोलन में आप सबको पता है चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है, महात्मा गांधी इसका नेतृत्व किया था। खेरा आंदोलन बहुत पूछता है, तो खेरा आंदोलन जो है खेरा सत्याग्रह 1918 में होता है, महात्मा गांधी नेतृत्व किया था। नील आंदोलन बहुत पूछता है, ये चार कम से कम ध्यान रखना, चंपारण, खेरा, नील आंदोलन और पावना विद्रोह, ठीक है ना। तो नील आंदोलन का नेतृत्व जो है यहाँ पे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास दो लोग मिलकर किया था। पावना विद्रोह कब हुआ था भाई? 1873 से 76, ईशान चंद्र राय और शंभूपाल ने नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे पूरे डिटेल में तो नहीं पढ़ाऊंगा, दक्कन का विद्रोह सब यहाँ पे लास्ट में मैं लिख दिया हूँ, आप देख लेते। यहाँ पे आप देख सकते हो मोपला विद्रोह मालाबार के क्षेत्र में होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नील आंदोलन बहुत पूछता है 1859 में हुआ था बंगाल में, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास इसका नेतृत्व किया था। कुका विद्रोह हुआ था पंजाब में, बाबा राम सिंह इसका नेतृत्व किया था। पावना विद्रोह जो है बहुत पूछता है, बंगाल में हुआ था, ईशान चंद्र राय शंभूपाल इसका नेतृत्व किया था। उसके बाद यहाँ पे पाइका विद्रोह जो हुआ था 1904 में उड़ीसा में, जगत बंधु इसका नेतृत्व किया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और बिहार में हुआ था, नेतृत्व गांधी जी ने किया था। एका आंदोलन बहुत पूछता है, यूपी वाला क्षेत्र में हुआ था, 1920-21 में हुआ था। खेरा आंदोलन 1918 में गुजरात में होता है, गांधी जी इसका नेतृत्व किया था। बकाशत आंदोलन 1935 है ना, 1935 में हुआ था बिहार वाला क्षेत्र में।
और करियानंद शर्मा जो है ना, करियानंद शर्मा इसका नेतृत्व किया था। उसके बाद यहाँ पे तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल वाला क्षेत्र में होता है। भवानी सेन और सुनील सेन और रोनी सेन इसका नेतृत्व किया था। प्रमुख किसान संगठन को देख लीजिएगा। जैसे प्रश्न पूछता है कि उत्तर प्रदेश में किसान सभा का स्थापना 1918 में किया गया था गौरी शंकर मिश्र के द्वारा। इसमें इंद्र नारायण द्विवेदी भी शामिल था। अवध किसान सभा का 1920 में, बिहार किसान सभा का 1929 में, है ना, और शाहजानंद सरस्वती के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। कृषक प्रजा पार्टी 1929 में, और अब्दुल रहीम फजलुल हक ने इसका नेतृत्व किया था। मतलब इनके संस्थापक है, वहाँ पे जो था नेतृत्व बोल देते हैं, यहाँ पे संस्थापक का नाम है। अखिल भारतीय किसान सभा बहुत पूछता है, 1936 में किया गया था, और मतलब शाहजानंद सरस्वती के द्वारा, और एन जी रंगा भी इसमें शामिल थे, इनके संस्थापक थे। बारदौली सत्याग्रह 1928 में, किसको पता नहीं है भाई, सूरत के बड़ा क्षेत्र में होता। नेतृत्व जो है ना वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल किया। आप लोग क्या करिएगा ना, ये जो बुकलेट आपको दिया हूँ तो नील आंदोलन को एक बार रीड कर लीजिएगा डिटेल में। मैं आपको हालांकि पॉइंट्स तो की पॉइंट्स, दक्कन का विद्रोह भी आप देख सकते हो, चंपारण सत्याग्रह भी देख सकते हो। इसी के तहत 3 कठिया प्रथा को समाप्त किया गया था, है ना। इसीलिए किया गया था कि 20 कट्ठा जमीन पर 3 कट्ठा नील का खेती करना अनिवार्य था, लेकिन इन्हें समाप्त किया गया था इस विद्रोह के बाद। खेरा आंदोलन 1918 में होता है, गुजरात वाला क्षेत्र में बहुत पूछता है, थोड़ा सा इसे भी देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ अन्य मुख्य जो है संगठन है, मैं आपको बता ही दिया हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। यहाँ से भाई ध्यान रखना, बस यहाँ पे ब्राह्मण समाज को ध्यान रखना है। ब्राह्मण समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय है। डायरेक्टली पूछता है कब किया था भाई, तो 20 अगस्त 1828 को, 1828 ईस्वी में इसका स्थापना किया था। बाद में जो है ब्राह्मण समाज इसका पहले नाम था ब्राह्मण सभा, यही आगे चलकर ब्राह्मण समाज के रूप में स्थापना हुआ ना। उद्देश्य क्या था, हिंदू धर्म में सुधार, है ना, प्रोहितवादी को अंत, ये सब था, आप देख सकते हो बेसिक बातें। उसके बाद यहाँ पे ब्राह्मण समाज का विकास जो होता है उतना डीप में आपको नहीं जाना है ना। ब्राह्मण समाज का प्रथम जो विभाजन हुआ था ये 1865 में हुआ था, ये पूछता है, ठीक है ना। ब्राह्मण समाज और आदि ब्राह्मण समाज, तो ब्राह्मण समाज का प्रथम जो विभाजन हुआ था, प्रथम विभाजन 1865 में, तो ब्राह्मण समाज तो जो पहले था वही रह गया, दूसरा आदि ब्राह्मण समाज बना। तो इसका जो नेतृत्व किया था केशव चंद्र सेन द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद यहाँ पे और जो मूल ब्राह्मण समाज जो था भाई, इसका संचालन देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ये पूछता है, बहुत प्रश्न ध्यान रखना। द्वितीय विभाजन 1878 में किया गया था, जिसमें आदि ब्राह्मण समाज और साधारण ब्राह्मण समाज में ये बट गया। तो आदि ब्राह्मण समाज का नेतृत्व कौन करेगा, तो केशव चंद्र सेन द्वारा ही किया जाएगा, जो पुरानी शाखा थी, और आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री द्वारा ये साधारण ब्राह्मण समाज का नेतृत्व किया जाएगा। प्रश्न पूछता है, ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा राजा राम मोहन राय को देखिए, पूछता है यहाँ से क्वेश्चन। तो राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में होता है। शिक्षा पटना और वाराणसी दोनों जगह ये अपने शिक्षा ग्रहण करते हैं। इन्होंने अलग अलग उपाधियां धारण किया, जैसे पुनः जागरण आंदोलन का अग्रदूत कहा जाता है, भारतीय जागृति का जनक, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता, अतीत एवं भविष्य के मध्य का सेतु कहा जाता है इन्हें, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष और नव भारत का तारा। ये सब उपाधि किनको मिला है, तो राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को ये उपाधि वैसे ही नहीं मिला था, ये कई सारे भाषा के जानकार थे। संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, अरबी, फ्रेंच, ग्रीक, जर्मन, लैटिन, हिब्रू और अन्य भाषा भी ये जानते थे, तो बहुत बड़े विद्वान थे, है ना। पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या काम किया, बहुत पूछता है। अब ये पूछता है ना कि भाई आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं जरूर आपको मिला होगा, तुहकात उल मुहिद्दीन, तो इसका प्रकाशन कब किया गया था, तो 1809 में किया गया था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। एकेश्वरवादियों का जो फारसी भाषा में लिखा गया था, तो इसमें मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया गया था, और एकेश्वरवाद मतलब कि सब धर्मों का मूल बताया था, है ना। तो ये राजा राम मोहन राय की जो ये पहली कह सकते हो ये पुस्तक थी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे प्रिंसेप्स ऑफ जीसस जो है सन 1820 में लिखी गई, जो 1823 ईस्वी में जॉन डिग्बी के प्रयास से प्रकाशित किया गया, लंदन से, माइंड में रखिएगा। संवाद कौमुदी, सती प्रथा का विरोध इसमें किया गया, और 1821 में बंगाली भाषा की पत्रिका थी, संवाद कौमुदी बंगाली भाषा का था। मिरात उल अकबर जो है 1822 में फारसी भाषा में ये लिखा गया था। बहुत पूछता है, ये ब्रोमनिकल मैगजीन है ना, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। ये सब जो है राजा राम मोहन राय की पत्रिका थी। बहुत पूछता है इन्होंने और काम क्या किए, राजा राम मोहन राय की विचारधारा, तो ये सब तो आप सबको पता है, एकेश्वरवादी, ये सारी चीज़ें। लेकिन सती प्रथा का विरोध किया, विधवा पूर्ण विवाह का समर्थन किया, स्त्री शिक्षा का समर्थन किया, बाल विवाह का विरोध किया, बहु प्रथा का विरोध किया, आदि माध्यमों से जो है वह स्त्रियों की दशा को सुधार के लिए बहुत अच्छे काम किए, है ना। तो
इन्होंने जातिवाद का एकदम बिल्कुल विरोध किया था, आपको पता होना चाहिए। देखिए सब आप जानते हैं उसके बारे में। अब पत्रिका तो इनका देख लिया, राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन कौन सी पत्रिका को प्रकाशन किया गया था, लेकिन ये भी प्रश्न पूछता है, ध्यान में रखिएगा भाई, इतना कंटेंट किसी बुक में नहीं मिलेगा। 50,000 दे के भी कहीं पर पढ़ोगे ना तो नहीं मिलेगा, जाकर देख लेना। और इतने आसान शब्दों में जो बता दिया ना कम टाइम में नहीं मिलेगा, इसलिए करो कि बार बार देख लीजिए ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। और सबसे पहली बात ये तो देख रहे हो, आप क्या करना, जो मास्टर वीडियो दिया हो ना PYQs वाला, उससे जाके जरूर देख लीजिएगा। अगला है यहाँ पे 18 से 14 से 15 में इन्होंने आत्मीय सभा का स्थापना किया। राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन कौन से सभा और संस्थाएं का स्थापना किया गया वही मैं बता रहा हूँ। 1816 में वेदांत सोसाइटी का स्थापना करता है। 1821 में कलकत्ता में यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना करता है। 1817 में और डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज का स्थापना बहुत पूछता है। और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना करता है। और 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्राह्मण समाज का स्थापना करता है भाई, है ना। तो इनके द्वारा ये किया जाता है। देखो भाई, जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो कई बार करता बोल देता हूँ या फिर ये सारे, तो भाई आप इन पे मत जाना। मेरा मोटिव होता है कि कम टाइम में चीज़ों को रिवीजन करवा देना। भाई महापुरुष है तो मैं जानता हूँ कि हमें कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो हम कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई मैं थोड़ा सा फास्ट में पढ़ा रहा हूँ तो कई बार हो जाता है, निकल जाता है। अन्य जो है देख लीजिए, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा जो है अलग अलग, तो राजा राम मोहन राय जॉन डिग्बी के दीवान रहे थे, आपको पता होना चाहिए। इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने कब दिया था भाई, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने 1830 में इनके द्वारा दिया गया था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में ब्रिस्टल जो इंग्लैंड में है वहीं पे हो गया था और उसकी समाधि वहीं स्थित है। तो ये था ब्राह्मण समाज, अलग अलग शाखा में बटा, आपने ये भी देखा। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं आर्य समाज। 1875 मुंबई में स्थापना होता है, मुख्यालय मुंबई में रहता है, पहले मुंबई में, बाद में लाहौर में 1877 में होता है। संस्थापक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना यहाँ से। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक बार और देख लीजिए स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। 1824 में इनका जो है जन्म होता है, 1824 में मोरबी जिला गुजरात में। बचपन का नाम मूलशंकर इनके नाम थे, आपको पता होना चाहिए। स्वामी पूर्णानंद के ने जो है 1848 ईस्वी में इन्हें दयानंद सरस्वती नाम दिया था। किसने दिया था तो आपने देख लिया, मैंने थोड़ा सा रखिएगा। 1861 में स्वामी दयानंद सरस्वती मथुरा में स्वामी विरजानंद से मिले थे और इनके शिष्य भी बन गए थे। 1863 में सरस्वती ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आगरा में, बहुत पूछता है, पाखंड है ना, खंडनी पताका लहराई। और 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया, बहुत पूछता है। 1875 में आर्य समाज की इन्होंने ही स्थापना किया। इन्होंने कई सारे अन्य काम किए, जैसे गौरक्षा आंदोलन, शुद्धि आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था, इनके ही द्वारा चलाया गया था, जिसमें हिंदू धर्म कर त्याग कर दूसरा धर्म स्वीकार कर चुके लोगों को फिर से हिंदू धर्म में लाया गया था। तो आप सबको पता ही होना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचनाएं तो कई सारे, जैसे सत्यार्थ प्रकाश हो गया, है ना, ऋग्वेद भाष्य हो गया, वेद भाष्य हो गया, पाखंड खंडन हो गया, ये सब जो है उसका नाम ये बहुत पूछता है। वल्लभाचार्य मत खंडन और पंच महायज्ञ विधि, ये सब जो है इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना कौन करता है भाई, ठीक है ना। मैंने पहले भी बोला हूँ कि भाई इससे रिवीजन करना बहुत पूछता है और हर एक बुक में एक जगह सारे कंटेंट नहीं मिलेगा इतना डिटेल में। स्थापना 1867 में मुंबई में किया जाता है। संस्थापक आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा। इसमें केशव चंद्र की प्रेरणा से प्रार्थना समाज का स्थापना आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना। प्रार्थना समाज का उद्देश्य क्या था, तो जाति व्यवस्था को अस्वीकार करना, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देना और बाल विवाह का विरोध करना। यहीं पे जो है ध्यान रखना, लड़के लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि, मतलब कि बढ़ाना चाहिए। प्रार्थना समाज से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति महादेव गोविंद रानाडे, RG भंडारकर और NG जो है चंदावरकर थे, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा महादेव गोविंद रानाडे के बारे में देखें तो रानाडे ने 1884 में पुणे में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और 1891 में महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो विंडो रिमेरीज है एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। उतना नहीं इंपॉर्टेंट है, बस जो है मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा, नोट में मेंशन कर दिया हूँ, आप देख सकते हो। पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की। आर्य महिला समाज की अगर पूछा जाए तो मैंने रखिएगा। रामकृष्ण मिशन पढ़ना है। संस्थापक कौन है, तो 1897 में बेलोर कोलकाता में स्थापना किया गया था। संस्थापक स्वामी विवेकानंद। उद्देश्य लोक सेवा, समाज सुधार, भारत की संस्कृति का उत्थान, ये सब इसमें था। रामकृष्ण परमहंस, इसके बारे में देख सकते हो। अब यहाँ पे स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए एक बार। जन्म 1862 में। बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था भाई। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, है ना। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था और बहुत प्रसिद्धि भी प्राप्त की थी, आप सबको पता है। खेतरी राजा के सुझाव से इन्होंने अपना नाम जो है स्वामी विवेकानंद रखा।
फरवरी 1896 में इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। कौन किनके द्वारा किया गया था आपको पता होना चाहिए, तो स्वामी विवेकानंद। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1900 ईस्वी में पेरिस में आयोजित द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने ही भाग लिया था। मूर्ति पूजा का एवं बहुदेववाद का मूर्ति पूजा एवं बहुदेववाद का समर्थन इन्होंने किया था, तो ध्यान रखिएगा। और यंग बंगाल आंदोलन को थोड़ा सा देखा। एक प्रश्न और पूछे जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था, पूछता है। वेलेंटाइन सिरोल ने विवेकानंद के उद्देश्यों को राष्ट्रीय आंदोलन के कारण माना है। एक आयरिश महिला थी, आपको नाम पता होना चाहिए, आयरिश महिला मार्गरेट नोवेल, जो सिस्टर निवेदिता भी कहते हैं, तो इन्होंने स्वामी विवेकानंद के उपदेशों का प्रचार प्रसार भरपूर किया था। अगला है भाई यंग बंगाल आंदोलन संस्थापक हेनरी विलियम डेरिजियो। आप सबको पता होना चाहिए, ये सब बेसिक बातें हैं, कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है। और वेद समाज को एक बार देख लीजिए। स्थापना जो है 1864 में महाराष्ट्र में किया गया। संस्थापक जो थे केसरी धरालो नयाजो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, वेद समाज में बोल रहा हूँ। थियोसॉफिकल सोसाइटी, अच्छा ये जो वेद समाज है ना, ये इसके संबंधित नेता बहुत पूछता है, तो राजगोपाल चारलू, पी सुब्रयल शेट्टी और विश्वनाथ मुदलियार इनके प्रमुख नेता थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में किया गया। संस्थापक मैडम HP वालावेत्स्की एवं कर्नल रीड के द्वारा किया गया था। और ये जो रूसी महिला थी, आपको पता होना चाहिए, मैडम वालावेत्स्की, है ना। ये जो अल्कट थे, MS अल्कट, कर्नल अल्कट, ये अमेरिका के थे, ध्यान रखिएगा। मुख्यालय इनका जो है 1879 ईस्वी में भारत में बनाया गया और 1882 ईस्वी में अडियार मद्रास को मुख्यालय बनाया गया और यहीं से इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय भी बना, आपको पता होना चाहिए। उद्देश्य क्या था, तो प्राचीन धर्म के लोगों को आत्मविश्वास, ये सारी चीज़ें, सिद्धांत, धर्म, दर्शन, तंत्र विद्या, सबका मिश्रण था। अब यहाँ पे प्रश्न पूछता है कि धार्मिक शिक्षा के प्रसार, ये सब तो आपको पता ही होना चाहिए, ये कुछ अन्य बातें हैं। अब यहाँ से देख लो एनी बेसेंट से संबंधित, ये जो आप देख पा रहे हो है ना, ये एनी बेसेंट ने 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नींव रखी और इसी कॉलेज को मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। अच्छा, मैं आगे बताऊंगा, जो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना होता है ना, वो सब मैं लिखा हूँ। चूँकि यहाँ पे देखेंगे तो 1907 में एनी बेसेंट ने जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष चुनी गई थी और एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की थी और इन्होंने 1917 में कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट पूछता है बहुत, माइंड में रखिएगा। अन्य आंदोलन को देख लीजिएगा, तो परम हंस मंडली की बात कर ले तो 1849 ईस्वी में मुंबई में स्थापना। संस्थापक आत्मा राम पांडुरंग थे, है ना, ध्यान रखिएगा। बालकृष्ण जायकर एवं दादोबा पांडुरंग की सहायता से किया गया था, माइंड में रखिएगा। वेद समाज संस्थापक स्थापना जो होता है 1887 में लाहौर में। संस्थापक तो ये तो शिव नारायण अग्निहोत्री थे। उद्देश्य क्या था, तो आत्मा की शुद्धि, ये सारी चीज़ें। तत्वबोधनी सभा बहुत पूछ लेता है 1839 में बंगाल में। संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर, माइंड में रखिएगा। अन्य सदस्य इसमें थे तो राजेंद्र पाल मिश्र, अक्षय कुमार। धर्मसभा 1830 में संस्थापक राधाकांत देव थे। उद्देश्य सती प्रथा का समर्थन करना, है ना। धर्मसभा ये सती प्रथा का समर्थन कर रहा था, है ना। राधा स्वामी आंदोलन, थोड़ा सा ये देख सकते हो। भारत सेवक संघ 1905 में संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे सामाजिक सेवा संघ 1921 में संस्थापक नारायण मल्हार जोशी। सेवा समिति 1914 में इलाहाबाद में। ये सब सेवा सदन तो आप देख सकते हो। शारदा सदन, ये शारदा सदन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थापना 1889 में मुंबई में किया गया था। संस्थापक पंडिता रमाबाई थे, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। मुस्लिम सुधार आंदोलन में एक बार देख लीजिएगा। अलीगढ़ आंदोलन तो आप सबको पता ही होना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा। तो इस आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खां थे। बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना में था। प्रश्न पूछता है। पारसी आंदोलन को एक बार देख लीजिएगा। रहनुमाए मजदायन सभा, इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में दादा भाई नरोजी फरदोन और बंगाल, यहाँ पे एक व्यक्ति और नाम था इसका, SS बंगाली एवं RK कामा आदि का योगदान से मुंबई में किया गया था। अब 19वीं शताब्दी में समाज सुधार को एक बार देख लीजिएगा सरसरी निगाहों से। तो जैसे ठगी प्रथा आप सबको पता ही ना, यहाँ पे देख सकते हो। सती प्रथा की बात करें तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय ये सती प्रथा को बंद किया गया था। राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, तो आप सब समझ ही रहे हो। उसके बाद ठगी प्रथा विलियम बेंटिंग के समय 1830 में समाप्त किया गया। शिशुवध गवर्नर जनरल यहाँ पे जॉन शोर और वेलेज अली के योगदान से इस पर प्रतिबंध किया गया। नर बलि प्रथा तो लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम और देखा जाए तो 1844 से 45 ईस्वी में समाप्त किया गया था। और दास प्रथा का उन्मूलन जो किया गया था गवर्नर जनरल एलन बेरो के समय 1843 ईस्वी में समाप्त किया गया था। विधवा पुनर्विवाह
4 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, DK कर्वे और वीरेशलिंगम पुनलू का नाम आपने जरूर सुना होगा, और विष्णु शास्त्री पंडित, है ना, इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। शारदा अधिनियम से पूछता है क्वेश्चन, माइंड में रखिएगा। तो शारदा अधिनियम डॉक्टर हरविलास के प्रयत्नों से पारित किया गया। लड़कियों की विवाह का न्यूनतम एज 14 थी, लड़कों का न्यूनतम एज 18 था, है ना, शारदा अधिनियम में। आइए एक बार देख लेते हैं 1857 का विद्रोह, है ना। तो आपको उतना डिटेल नहीं जाना है भाई, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं 1857 का विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, इसका नेतृत्व कौन किया था। तो केंद्र यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, 1857 का विद्रोह जो है ना शुरू हुआ था, आप सबको पता है भाई, 29 मार्च 1857 को यह विद्रोह बैरकपुर से शुरू हुआ। प्रमुख कारण आप लोग समझ रहे हो ना, चर्बी वाला कारतूस। यहाँ पे ये जो लाइन आप देख सकते हो, 10 मई 1857 को मेरठ से विधित रूप से यह आंदोलन शुरू हुआ और मेरठ में 20वीं रेजिमेंट के सैनिक ने 10 मई को विद्रोह किया और 11 मई को दिल्ली पहुंच गए और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से मिले। 1857 के विद्रोह में तत्कालिक कारण क्या था, तो चर्बी वाला कारतूस, है ना। अच्छा, प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, ध्यान रखना, ये लाइन से बहुत प्रश्न पूछा जाता है। 29 मार्च 1857 को यह विद्रोह बैरकपुर से शुरू हुआ। बैरकपुर में कितने, कौन से रेजिमेंट का, तो भाई पूछता है कि मंगल पांडे कौन से रेजिमेंट के सैनिक थे, तो 34वें रेजिमेंट के जो है ये सैनिक थे मंगल पांडे। अब 1857 का जो विद्रोह हुआ था ना, प्रश्न यहाँ से पूछता है कि भाई जैसे दिल्ली का नेतृत्व कौन किया था, तो मुगल बादशाह ने किया था 11 मई 1857 को, और दमनकर्ता कौन थे, तो निकलसन था भाई। लखनऊ का बेगम हजरत महल 4 जून 1857, ये नहीं पूछता तो दमन कौन से किसने किया था, कैंपबेल ने किया था। झांसी और ग्वालियर का आपको पता होना चाहिए, इसका नेतृत्व किसने किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई, आपको पता होना चाहिए। और ग्वालियर का तात्या टोपे, उसमें ये भी था। तो झांसी पूछा जाता था, झांसी वाला ध्यान रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई। और जनरल फिरोज ने इसका दमन किया था। कानपुर का नाना साहब तात्या टोपे, आपको पता होना चाहिए, ये सैन्य का नेतृत्व किया था। और कैंपबेल इसका दमन कर दिया था, डेट नहीं पूछता है। इलाहाबाद का लियाकत अली नेतृत्व किया था और कर्नल नील दमन किया था। फैजाबाद का मौलवी अब्दुल्ला, बहुत पूछता है फैजाबाद वाला, कर्नल नील ने दमन किया था। जगदीशपुर कुंवर सिंह, अमर सिंह दोनों भाई थे। 12 जून 1857, चूंकि बिहार में था आप इसलिए, और विलियम टेलर व विसेंट आयर ने इसका दमन कर दिया था। बरेली का खान बहादुर खां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछता है, और विसेंट आयर इसका दमन किया था। फतेहपुर का अजीमुल्ला और जनरल रेडॉर्न जो है इनका दमन किया था। ये पटना वाला पूछता है, एक पुस्तक विक्रेता थे पीर अली, है ना, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था पटना से, है ना, और 1857 में। और विसेंट आयर टेलर जो है दमन कर दिया था। दानापुर जोधारा सिंह, है ना, और विसेंट आयर टेलर दमन कर दिया था। देखो भाई, एक स्टेटमेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं कि हुरोज का कथन था कि यहाँ जो औरत सोई हुई है वह सभी विद्रोहियों में एक मर्द है। तो जो हुरोज का कथन था ये, और किन के बारे में लिखा था, तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। तात्या टोपे के बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, इनका मूल नाम जो है रामचंद्र पांडुरंग था, है ना। और यह राजस्थान के अलबर जंगल में मानसिंह के बताने पर अंग्रेजों के हाथे लग गया था, तो आपको पता होना चाहिए, इनका दोस्त ही इनके साथ गद्दारी कर लिया था। वीर कुंवर सिंह को थोड़ा सा देख लीजिएगा, 1857 के विद्रोह में यह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। दानापुर के सैनिकों ने जगदीशपुर पहुंचकर इनको अपना नेता चुना था, आपको पता होना चाहिए। अजीमुल्ला खां तो आपको मैं बता ही दिया हूँ। 1857 का विद्रोह और बिहार के बारे में देख लो, तो भाई 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम रोहिणी से, जो वर्तमान देवघर जिला है ना झारखंड, वहाँ से शुरू हुआ था। असफलता का कारण यहाँ पे 1857 से संबंधित पुस्तक, तो 1857 का जो पुस्तक है, नाम ही पुस्तक 1857 कौन लिखा, सुरेंद्र सेन, मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना। महान विद्रोह अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। पीसी जोशी के द्वारा 1857 का विद्रोह लिखा गया पुस्तक है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और वीडी सावरकर के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह ये पुस्तक है, ये इनके द्वारा लिखा गया। आरसी मजूमदार 1857 का विद्रोह और एक सैनिक विद्रोह की इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक। अब एक प्रश्न और पूछता है कि 1857 के विद्रोह से संबंधित अलग अलग विद्वान का अलग अलग मत था, तो किसने बोला था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, तो डिजरायली ने। किसने बोला था कि 1857 का विद्रोह यह सैनिक विद्रोह था, तो सीले और लॉरेंस ने। किसने बोला था 1857 के विद्रोह को कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, तो यहाँ पे विनायक दामोदर सावरकर। वीडी सावरकर क्या बोला, यह प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह था। जेम्स ऑटरम क्या बोला भाई, यह हिंदुओं, यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदुओं और मुस्लिम का षड्यंत्र था। रीज का कहना था कि यह ईसाई के विरुद्ध धर्म युद्ध था। और ये भी पूछता है, ये वाला पूछता है बहुत। TR होम्स जो है, यह सभ्यता और बर्बरता का युद्ध कहा था 1857 के विद्रोह को। उसके बाद यहाँ पे आरसी मजूमदार बहुत पूछता है ये वाला, कि किसने कहा था 1857 के विद्रोह को कि यह न तो प्रथम था और न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। यह स्टेटमेंट किसने बोला था भाई 1857 के विद्रोह के संदर्भ में, तो आरसी मजूमदार ने बोला था, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री को मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है और मैक्सिमम क्वेश्चन भी यहाँ से आता है, तो इसे 2 पार्ट में करेंगे। तो पार्ट 1 एक और आएगा जो कि मात्र 1 घंटा का होगा, 1 घंटा या 70 मिनट का होगा,
70 मिनट का, जो कि पूरे तरीके से, चूंकि राष्ट्रीय आंदोलन से आगे 1857 के विद्रोह से आगे बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आपको पता होना चाहिए। तो लगभग ये मैं कोशिश करूंगा 60 से 70 मिनट में पूरा करवा दूं। तो ये पार्ट 2 तभी आएगा जब इस वीडियो को सभी लोग लाइक करिएगा और कम से कम 2 ग्रुप में शेयर करिएगा, तो नहीं तो भाई नहीं लेके आऊँगा, लेट कर दूंगा आने में, समझ रहे हो ना। तो पार्ट 2 बहुत जल्द आज ही। और देखो एंसेंट और मेडिवल भी तुरंत अपलोड हो जाएगा कुछ समय के बाद, आप लोग टेंशन ना ले, आज ही अपलोड हो जाएगा। और पार्ट 2 भी अपलोड तुरंत हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। और आप जब भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप सबको पता है कि ये थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है एंसेंट और मेडिवल के कंपेयर में, चूंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो 2 पार्ट में करके देखिए तो आपका कहीं ना कहीं अच्छा पकड़ भी होता है ना। तो पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग समझ ही रहे हो। इसमें हम लोग सभी के बारे में, जितने कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये सब ईच एंड एवरीथिंग सभी को कवर करेंगे 1 to 1 करके। तो ये आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से, उम्दा तरीके से करवाया गया, और मैं आपको वीडियो के थ्रू सब रटवा दूंगा, माइंड में सेट कर दूंगा। तो पार्ट 2 का इंतजार आप लोगों को है ना भाई? बिल्कुल है। तो मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। तो क्या करिए, इससे पहले मैं आपको ना देखो PYQs 25 ईयर का ऑल सब्जेक्ट का पूरा करवा दिया हूँ, ठीक है ना। उसके बाद अभी जो ये 90 मिनट वाला जो सीरीज लेके आया हूँ, इसमें बिहार स्पेशल और इंडियन ज्योग्राफी और साथ में मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कर दिया हो। आज ही आपको एंसेंट मेडिवल मिल जाएगा, है ना। और मैं कोशिश करूँगा साइंस वाला सीरीज भी शुरू कर दूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा वहाँ पे, बहुत सारे PDF, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलता है। सभी सोशल मीडिया का लिंक ऐसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ।